साथियों नमस्कार। आज की इस रविवारी गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर बहुत सारे लोग पहली बार आए हैं और आए भी क्यों ना, क्योंकि हम सबके बीच में आज प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी हैं। और जैसा आप सभी को पता है कि आज की इस रविवारी गोष्ठी का विषय है भारतीय साहित्य की लोकधर्मी परंपरा। राधा वल्लभ जी भी पहली बार स्वराज विद्यापीठ के परिसर में आए हैं। इसके पहले कोविड के समय में हम लोगों ने ऑनलाइन एक कार्यक्रम किया था स्वराज विद्यापीठ ने, जिसमें राधा वल्लभ जी ने हम सब का मार्गदर्शन किया था, हम सबको अपने विचारों से अवगत कराया था। क्योंकि बहुत सारे लोग पहली बार स्वराज विद्यापीठ में आए हुए हैं और गोष्ठी शुरू होने के पहले ही एक चर्चा भी चल रही थी यहाँ पर कि बहुत सारे लोग इधर सामने से गुजर जाते थे और जो है उन्हें लगता था कि ये एक विशेष प्रकार की सोच वाले लोगों का विद्यापीठ है, एक विशेष प्रकार की सोच वाले लोगों का संस्थान है। वो है, लेकिन वो सोच क्या है वो कहीं महत्वपूर्ण है। वह सोच है स्वराज की सोच। वह सोच है जहां पर आम जन की बात सुनी जा सकती है। और अगर स्वराज विद्यापीठ के कुलगुरु के शब्दों में कहूं तो वह सोच ना तो दक्षिणपंथी सोच है और ना ही वामपंथी सोच। क्योंकि अगर देखा जाए तो इस धरती पर जीवन ना तो नॉर्थ पोल पर है और ना ही साउथ पोल पर। हम बीच की ज़मीन तैयार करते हैं जहां पर जीवन संभव हो सके और प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वाभिमान के साथ जी सके। यह जरूर है कि स्वराज विद्यापीठ अपनी गतिविधियों के लिए किसी सरकारी संस्थान से या बहुराष्ट्रीय कंपनियों से कुछ भी स्वीकार्य नहीं करता है। आप सभी के सहयोग से यह विद्यापीठ कार्य करता है। यह लोक का विद्यालय है जहां पर अलग अलग तरीके की गतिविधियां होती हैं। अल्टरनेटिव एजुकेशन को लेकर के बातचीत की जाती है और लगता है मुझे तो कि अगर हम अल्टरनेटिव एजुकेशन की बात करें तो शायद वही वास्तविक शिक्षा भी है। आज की इस संगोष्ठी के लिए मेरी फ़ोन पर बात हुई राधा वल्लभ जी से और मैंने 2 हफ्ते पहले बात की थी और उनसे अनुरोध किया था कि आप आ रहे हैं तो आइएगा। तो उन्होंने कहा तुरंत तो मैं नहीं आ रहा हूँ और मैं 22 को आ रहा हूँ, थोड़ा समय कम है, लेकिन फिर भी मैं विद्यार्थियों से बात करना चाहूँगा। हम सभी यहाँ पर उनका स्वागत करते हैं कि व्यस्ततम समय में से, और अभी तो फ्लाइट से वो उतरे और सीधे यहाँ पर चले आ रहे हैं, तो इसके लिए उनका हृदय से बहुत बहुत आभार भी। उनके परिचय के लिए हम सबके यहाँ पर साथी मौजूद हैं डॉक्टर प्रचेतस। तो डॉक्टर प्रचेतस से अनुरोध करूँगा कि वो राधा वल्लभ जी का स्वागत भी करें और हम सबको उनका परिचय भी दें। डॉक्टर प्रचेतस। स्वराज विद्यापीठ के इस परिसर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी संस्कृत और हिंदी के जाने माने रचनाकार हैं, आलोचक हैं। उनकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हैं
सैकड़ों शोध पत्र आपने लिखे, अनेक पदों को भी आपने सुशोभित किया कि राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ, सागर विश्वविद्यालय आदि स्थलों पर कुलपति का दायित्व भी आपने निर्वाह किया। इन सभी के अतिरिक्त अनेक पुरस्कार और सम्मान आपको प्राप्त हो चुके हैं। अगर मैं सम्मानों और पुरस्कारों और पुस्तकों की सूची ही पढ़ने लगूं तो एक स्वतंत्र व्याख्यान हो जाएगा। संधानम पर आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, भारत के राष्ट्रपति द्वारा आप सम्मानित हैं, पुरस्कृत हैं। इन सब के अतिरिक्त पुरस्कार, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, विद्वत्ता के अतिरिक्त प्रोफेसर त्रिपाठी हिंदी और संस्कृत के उन चुनिंदा रचनाकारों में हैं जिनकी एक नई दृष्टि है जो हमें सोचने पर विवश करते हैं। भारतीय भाषा के आप उन चुनिंदा विद्वानों में हैं जो संस्कृत के साहित्यिक और सांस्कृतिक विमर्शों से न केवल हमें जोड़ते हैं बल्कि हमें नई दृष्टि से सोचने पर भी विवश करते हैं कि फूलती हुई रोटी में भी सौंदर्य हो सकता है, किसान के पसीने, मजदूर के पसीने में भी सौंदर्य हो सकता है। आप संस्कृत में भी इसको लिखते हैं, रोटिका मध्यगे फुल्लिता तत्क्षणम मोदयंती जनानाम सदा सा गणम क्लिन्न गोधूम चूर्णस्य पिंडई समम। प्रोफेसर त्रिपाठी का परिचय, जैसा कि मैंने कहा कि एक स्वतंत्र व्याख्यान हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर मैं कहूँगा कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के लिए डॉक्टर नगेंद्र ने एक शब्द का प्रयोग किया है और वह शब्द है आकाश धर्मा। कि आकाश धर्मा कौन है? तो आकाश धर्मा वह है जो जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय और विचारधारा इन सभी से ऊपर उठकर एक समान रूप से सोचता हो और सोचने के लिए प्रेरित करता हो। तो संस्कृत जगत में, साहित्य जगत में मैं उनको आकाश धर्मा के रूप में देखता हूँ। विविध विषयों पर आजकल आपके व्याख्यान प्रसारित हो रहे हैं, न केवल संस्कृत साहित्य बल्कि अभी काशी शास्त्रार्थ जो बनारस में 1869 में हुआ, उस पर आपका व्याख्यान बहुत देखा गया, बहुत सुना गया। रवीश कुमार जी ने भी उसे साझा किया था। वासुदेव श्रवण अग्रवाल जी और अन्य कई विद्वानों के अवदान पर आप हमें बता रहे हैं, नवजागरण पर बात कर रहे हैं, संवाद की बात कर रहे हैं, शास्त्रार्थ की बात कर रहे हैं। तो विविध विषयों पर व्यापक लेखन, व्याख्यान, संवाद के माध्यम से पूरे देश में अपनी बात का प्रसार प्रचार आप कर रहे हैं। सर, आपका स्वराज विद्यापीठ परिसर में मैं सभी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। हमारे श्रोता कुछ यूविन क्रिश्चियन महाविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं और कुछ प्रोफेसर आर.सी. त्रिपाठी, प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा, प्रोफेसर मनोज मिश्र जैसे, डॉक्टर अमृता जी, सुदीप जी जैसे अध्यापक हैं और कुछ शहर के प्रतिष्ठित लोग हैं। आप सभी की ओर से मैं आपका इस परिसर में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को नमस्कार। आदरणीय प्रोफेसर आर.सी. त्रिपाठी जी, हमारे प्रिय बंधुवर प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा जी, मनोज जी और परम आदरणीय सामने विराजमान माता जी, सभी सुधीजन, स्वप्निल जी और प्रचेतस जी, मैं प्रोफेसर बनवारी लाल जी की स्मृति को सादर प्रणाम करता हूँ, जिनके उद्यम से यह स्वराज विद्यापीठ एक आकार ले सका है। उनके परिवारजनों के प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मुझे बहुत संतोष और प्रसन्नता है कि आपने मुझे स्मरण किया। इलाहाबाद तो मुझे आना ही था और प्रोफेसर आर.सी. त्रिपाठी से कई वर्षों बाद मिलकर के मुझे बहुत ही आनंद हुआ। उनमें हम हमारे अत्यंत आदरणीय अग्रज गयाचरण त्रिपाठी जी की छवि देखते हैं, तो उनको देखकर उनका स्मरण होता है तो दुगना आनंद होता है। ऐसे हरिदत्त शर्मा जी को देखकर बहुत आनंद होता है। वो अकेले इस बार आ गए, ये भी थोड़ा सा आश्चर्य है, नहीं तो सदैव वो युगल मूर्ति के साथ दिखते हैं।
और क्या पता कल मुलाकात हो ना हो, उन्हीं के विभाग में मुझे जाना है। तो मैं समझ रहा था कि वहाँ कल मिलेंगे ही, लेकिन यहाँ मिले तो बहुत ही अच्छा मुझे लगा। आप सभी लोगों को देखकर मुझे अच्छा लगा, और विशेष रूप से इस स्थान पर हम लोग यहाँ मिले। तो मैं अनौपचारिक रूप से जैसे बातचीत के ढंग से कुछ बातें कहूँगा, मुझे विषय इन्होंने जो दिया है उसी पर कहूँगा। और भारतीय साहित्य में लोक जीवन ऐसा कुछ विषय दिया हुआ है। मुझे इन्होंने इस विषय पर बोलने के लिए उपयुक्त समझा होगा, इसलिए कि मैं संस्कृत साहित्य में लोक जीवन पर कई वर्ष पहले से कार्य करता रहा हूँ। पिछले कुछ वर्षों से तो मैं अब उस विषय की तरफ उन्मुख उतना नहीं रहा हूँ, अन्य अनेक विषयों पर कार्य करता रहा हूँ। पर वह मेरा बड़ा स्वप्न है कि संस्कृत साहित्य में लोक जीवन के बारे में मैं कुछ कहूँ, लिखूँ, बात करूँ। सबसे पहले मैं अनौपचारिक रूप से यह कहना चाहूँगा कि मैं इस विषय की तरफ क्यों मुड़ा और क्या इसमें मैं करना कहना चाहता था। और इन्होंने थोड़ा उसको बहुत बड़ा कर दिया है, भारतीय साहित्य में लोक जीवन, तो वह तो मेरे बस का बूते का नहीं है। लेकिन संस्कृत साहित्य में जो लोक जीवन है उस पर बात करते हुए कहीं कहीं में संदर्भ जितने होंगे अन्य भाषाओं के साहित्य के वो दूंगा। हमारी कुछ ऐसी आदत थी स्कूल से ही, 5वीं 6ठी क्लास से ही, कि अन्य भाषाओं की किताबें बहुत पढ़ते थे। कई भाषाओं की किताबें हिंदी में अनुवाद में या संस्कृत में हम पढ़ते थे। और स्कूल में 6ठी 7वीं 8वीं में हमने प्रेमचंद के उपन्यास पढ़े, शरद चंद्र के उपन्यास पढ़े, रविन्द्रनाथ का कुछ साहित्य पढ़ा, शेक्सपियर को भी पढ़ डाला। 7वीं 8वीं में मैं शेक्सपियर के नाटक पढ़ने लग गया, वो एक अलग कहानी है। और वैसे ही पढ़ते थे, कुछ पूरा समझ में ना आए तब भी हम तो इससे जूझते हैं, क्या लिखा है इसने। बाणभट्ट की कादम्बरी हम उठा के पढ़ने लग गए और पढ़ी हमने। तो ऐसी कुछ प्रवृत्ति थी। तो हमारे मन में संस्कृत साहित्य का भी कुछ परिचय होने के कारण और अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य का, चाहे वो बंगला का कथा साहित्य हो, हिंदी का कथा साहित्य हो या कविताएं हो, तो ये प्रश्न आता था कि संस्कृत में ये जीवन कहाँ है, जो मध्यवर्गीय परिवार का जीवन, हमारा जीवन, हम लोग जिस परिवार से आए वो जीवन संस्कृत में कहाँ है। इतना महान साहित्य, वेद पुराण, कितनी कितनी ज्ञान मीमांसाएँ, चिंतन परंपराएं हैं, तो क्या इतना बड़ा महान साहित्य विकसित हो गया और उसमें हम लोगों की कोई आवाज़ ही नहीं होगी। ये प्रश्न मेरे मन में बना रहा जब तक कि मैं एमए में आ गया और मुझे इसका उत्तर नहीं मिलता था। तो एमए में फिर नाट्यशास्त्र का परिचय था, उसमें दुर्भाग्य से नाट्यशास्त्र ही नहीं पढ़ाया जाता था। वो पढ़ाया जाता तब तो मैं बहुत बातें समझ जाता कि भाई ये सार्ववर्णिक पंचम वेद है और उसमें दुखार्तानाम क्षमार्तानाम शोकार्तानाम तपस्विनाम, ये तो दुख से आर्त, शोक से व्याकुल, बेचारे हारे थके आम लोगों के लिए यह सब पूरा है, ऐसा उसमें कहा है। तो नाट्यशास्त्र पाठ्यक्रम में उस समय भी नहीं था। हम 50 साल तक लड़ते रहे कि नाट्यशास्त्र का अध्यापन होना चाहिए और एक थिएटर नाट्यशास्त्र के अनुसार बनाया जाना चाहिए। अब वो कुछ उस तरह की व्यवस्था कुछ विश्वविद्यालयों में हो रही है। लेकिन यह जो मेरे मन में प्रश्न था कि हमारा जीवन, हमारी ज़िंदगी कहाँ है संस्कृत में। वो तो धीरोदात्त महानायकों की कथाएं हैं, बड़ी उदात्त हैं, भव्य हैं, और बड़ा सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक चित्रण है, क्या क्या ऊंचाइयां हैं कला की। कालिदास का शाकुंतल पढ़ा, उत्तर रामचरित का कहना ही क्या है। लेकिन ये तो हमारी ज़िंदगी नहीं है जो हम शरदचंद्र के उपन्यास में देखते हैं। जो जिस पृष्ठभूमि से हम आए, हम गांव में भी रहे, कस्बों में भी रहे, शहर में भी रहे, विदेशों में भी रहे, हमने तो कई देशों के महानगरों के जीवन देखे, न्यूयॉर्क में भी, लंदन में भी। तो हमें ये लगता है कि साहित्य में, तो साहित्य यदि दर्पण है और शैव दर्शन में भी दर्पण का उपमान लाया गया है कि सारा जगत उसमें प्रतिबिंबित है, तो वो कहाँ है। तो दशरूपक एक किताब चलती थी, जो विद्यार्थी हैं साहित्य यदि पढ़ते हैं तो उनको मालूम होगा कि दशरूपक एक मैनुअल है नाट्यशास्त्र। चूँकि साइड ट्रैक कर दिया गया, मार्जिनलाइज कर दिया गया, तो उसकी थ्योरी पढ़ाने के लिए छोटी सी हैंडबुक 10वीं शताब्दी में महाराजा भोज के आश्रय में धनिक और धनंजय बड़े आचार्य थे, उन्होंने तैयार की। तो वो एमए में कोर्स में
प्रायः रहती ही है सारे विश्वविद्यालयों में। तो उसमें चिंता व्यभिचारी भाव के उदाहरण में एक श्लोक आया है। तो अब जो अध्यापक हैं वो पढ़ा जाते हैं और विद्यार्थी भी पढ़ लेते हैं। ये श्लोक जब आया तो मैं थोड़ा चौंका कि ये श्लोक कैसे आ गया है इसमें। वृद्धोन्धः पतिरेश मंचकगतः स्थूणावशेषम ग्रहम कालोभ्यर्ण जलागमः कुशलिनी वत्सस्य वार्तापिनो यत्नात् संचित तैल बिंदु घटिका भग्नेति पर्याकुला दृष्ट्वा गर्भ भरा लसाम निज वधूम श्मश्रुश्चिरम रोदिति। आप जो थोड़ी संस्कृत समझ रहे होंगे उनको तुरंत लगेगा कि ये तो एकदम अलग तरह की इसमें चीज़ हो गई। क्या कह रहा है कि पति बूढ़ा है और मचान पर चला गया है। मचान मतलब खेत में जो मचान निगरानी के लिए जानवरों को भगाने के लिए लगाया जाता है, वो उस मचान पर चले गए और बूढ़े हैं और अंधे भी हैं। और स्थूणावशेषम ग्रहम, घर में कानी कौड़ी तक नहीं है, घर में कुछ नहीं खाने पीने को दाने दाने के लिए। और कालोभ्यर्ण जलागम, बारिश आने वाली है, वर्षा का समय आ गया है। कुशलिनी वत्सस्य वार्तापिनो, बेटे की कोई खबर ही नहीं है। अब आप देखिए कि थोड़े से शब्दों में क्या कह रहा है। बहुत बड़ी ज़िंदगी, कहाँ की ज़िंदगी है। तो आगे कहता है कि यत्नात् संचित तैल बिंदु घटिका भग्नेति पर्याकुला, बड़े जतन से थोड़ा थोड़ा तेल एक कुप्पी में बचा करके रखा था। वो कुप्पी कांच की थी, वो गिरी तो वो टूट गई है, तो तेल भी बह गया है। वो दृष्ट्वा गर्भ भरा लसाम निज वधू श्मश्रुश्चिरम रोदिति, बहू जो घर में है उसके दिन चढ़े हैं, गर्भ भरालस है, आज कल परसों में बच्चा हो जाए ये लग रहा है। तो सास अकेली रोती रहती कि क्या होगा इस घर का। अब ये बहुत ही अलग तरह का श्लोक था जो दशरूपक में गणेश की वंदना से आरंभ होता है और बड़े श्रृंगार के, हास्य के और नाटकों के अच्छे उदाहरण हैं। ये थोड़ा सा मुझे एकदम अलग लगा, तो ये मेरे मन में चुभ गया है कि ये श्लोक कहाँ से कैसे आ गया है। तो मुझे लगा कि इस तरह के श्लोक और होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये अकेला एक चला आएगा, कोई कह देगा। ये तो बड़ी बड़ी कविता। आप इसकी एक एक शब्द को देखिए, कितनी कितनी ज़िंदगी के तार उसमें जुड़ते हैं। पूरी ज़िंदगी, कब बूढ़ा हो गया है आदमी घर का कैसे झेलते हुए, और अभी भी वो खेत की रखवाली करने अंधा है तब भी टेकते हुए लाठी खेत के लिए जाता है। और बेटे की कोई खबर ही नहीं है, ये कब चला गया बेटा, कमाई करने चला गया, क्या करने चला गया, और उसकी कोई खबर नहीं है। ये सब जो एक एक शब्द से बहुत सारी ज़िंदगी जो बीत चुकी है, जो है इस समय, जो कुछ होगा, उसके जो तार जुड़ते हैं, ये बड़ी कविता है मेरे हिसाब से। ये बड़े कवि की कविता है, ये मामूली आदमी की कविता नहीं, क्योंकि इसका एक एक शब्द बोलता है, झनकार हमारे भीतर करता है। थोड़े में कह दिया है, बड़ी ज़िंदगी को कह दिया है। और ये पूरे संघर्ष गांव के आदमी का, गांव जिन्होंने देखे होंगे पहले के, कुछ समय पहले के, मैंने चूँकि देखे हैं, हम गांव में भी रहे, कस्बे में रहे, बड़े नगरों में रहे। मेरा कुछ सौभाग्य रहा कि मैंने दुनिया बहुत ज़्यादा देखी और कई शहर देखे, तो मैं समझ सकता हूँ कि कहाँ की ज़िंदगी है। तो ये श्लोक मेरे मन में बसा रहा है। मुझे लगा कि नहीं, ऐसी कविताएं, ये तो अद्भुत कविता है, ये और होना चाहिए। तो मैंने कुछ खोजना शुरू किया, तो मेरा ध्यान फिर गया कि सुभाषित संग्रह हैं संस्कृत में, और फिर ये लगा कि सुभाषित संग्रह क्यों बनाए जा रहे हैं। पहला सुभाषित संग्रह 1190 के आसपास विद्याकर जो बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने बनाया, सुभाषित रत्नकोश। फिर उसके बाद सदुक्तिकरणामृत नाम से श्रीधर सेन ने बंगाल में बनाया। आप छपी किताब देखेंगे तो इतनी मोटी किताब है, उसमें अलग अलग श्लोक हैं कई सेक्शंस में। ये लोग क्यों बना रहे हैं? उसमें बड़े कवियों की कविताएं भी हैं, लेकिन उसमें करीब 500-600 ऐसे कवियों की कविताएं हैं जो उनका कोई नाम अब कोई नहीं जानता। कई जगह तो उन्होंने अज्ञात लिखा ही है, अज्ञातस्य ऐसा लिख दिया है, और उनमें कहीं बहुत अद्भुत श्लोक हैं।
तो मैंने उस सुभाषित संग्रहों को टटोलना शुरू किया, और उसमें तो विचित्र बात है कि सुभाषित रत्नकोश जो उसमें दीन व्रज्या, व्रज्या एक सेक्शन के लिए आता है। ये गेल या ये सड़क, ये रास्ता दीन लोगों की जो कविता है उनका है। जाति व्रज्या, जाति से अर्थ वहाँ जो कास्ट है उससे नहीं है, वो जाति पर मैं बात करूँगा। ये 2 सेक्शंस हैं उसमें सुभाषित रत्नकोश में। वहाँ बहुत सारे ऐसे श्लोक मुझे मिले। तो मैं थोड़ी व्यक्तिगत बात करूँगा आप लोगों से क्षमा चाहते हुए कि मैं चूँकि हिंदी में लिखता था, ये श्लोक मुझे इतने अपील करते थे कि मैंने हिंदी में अनुवाद करके हिंदी की कुछ अच्छी पत्रिकाओं में उनको भेजा। हिंदी में मेरी बहुत सी रचनाएं छपती थी, मेरी कहानियाँ खूब छपती थी, मेरे कहानी संग्रह उपन्यास भी छपे, फिर संस्कृत में भी मेरे रचनाएं छपी इत्यादि। तो मैं संस्कृत के अच्छी कविताओं के, पुरानी कविताओं के भी खूब मैंने अनुवाद किए, वो छपते थे। तो मैंने इनके कुछ अनुवाद किए। तो हिंदी में चूँकि हिंदी की अच्छी पत्रिकाओं में थी, तो हिंदी के कुछ अध्यापक लोगों ने पढ़ी। तो उनमें से किसी ने कहा कि राधा वल्लभ जी ने अनुवाद पहले कर लिए, मूल नहीं है, वे फेक हैं, फेक अनुवाद हैं ये। क्योंकि विश्वास कोई नहीं कर सकता कि ऐसी कविता संस्कृत में, कुछ पढ़ूंगा आपको तो जिनको इससे परिचय नहीं है उनको लगेगा कि ये संस्कृत में कैसे आ गई। तब मैंने एक पत्रिका, मुझसे मांगने लग गए लोग, वो प्रगतिशील आंदोलन वाले हमसे बहुत संपर्क करते थे, क्योंकि हम थोड़े उस धारा के भी उस समय माने जाते थे अपने विचारों में। राधा वल्लभ जी संस्कृत वालों के बीच में प्रगतिशील हैं कुछ। तो उन्होंने हमसे मांगना शुरू किया कि उस तरह के श्लोकों के अनुवाद आप भेजिए। तो मैंने कहा कि अब मैं तब भेजूँगा जब आप मूल श्लोक भी छापेंगे। तो पूर्वग्रह पत्रिका एक निकलती थी भारत भवन भोपाल से, अशोक वाजपेयी निकालते थे, बहुत अच्छी मोटी पत्रिका है, बड़ी साहित्यिक पत्रिका थी। तो उसमें मैंने 50 श्लोक भेजे अनुवाद सहित। तो उससे काफ़ी लोग चौंके कि ये सोर्सेज दे रहे हैं, सदुक्ति कर्णामृत, सुभाषित रत्नाकर, शारंगधर पद्धति, वल्लभ देव की सुभाषितावली, ये इन सुभाषित संग्रहों से श्लोक हैं और मूल से मिला करके ही अनुवाद किया है। यह है कि शाब्दिक अनुवाद नहीं है, क्योंकि मेरा उद्देश्य था कि उसका भाव समझें लोग कि क्या कह रहा है कवि। तो उस नाते मुझे इस रूप में जाना गया कि इन्होंने संस्कृत कविता की जो लोक जीवन की परंपरा की कविताएं हैं उससे परिचित कराया है हमको। संस्कृत के जो पंडित थे वो तो बहुत प्रसन्न नहीं हुए, स्वाभाविक था, क्योंकि संस्कृत के बारे में जो हमारे मन में धारणा बनी हुई है कि उसमें उदात्त भव्य महान चिंतन, महान परंपराएं, न्याय मीमांसा, दार्शनिक, वो सब है, होना चाहिए। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि वो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये अगर है तो इसको कैसे। तो मैंने ये कहना शुरू किया कि 4वीं-5वीं शताब्दी से और 18वीं-19वीं शताब्दी तक एक पूरी परंपरा है ऐसे कवियों की जो गांव में रह कर के गांव गिरांव की ज़िंदगी के बारे में, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के जीवन के संघर्ष के बारे में संस्कृत में लिख रहे हैं। ये जो आपका स्वराज विद्यापीठ है उससे यह बात इसलिए जुड़ती है कि संस्कृत के बारे में औपनिवेशिक काल में यह धारणा बनाई गई कि उसका एक अतीत बड़ा स्वर्णिम है, उसमें वेद हैं, पुराण हैं, षट दर्शन हैं, महान कविताएं हैं, और उसके बाद वह अधःपतन उसका होता है, उसकी चिंतन परंपराएं ख़त्म होती हैं। यह खूब कहा जा रहा है। जो इंडोलॉजिस्ट हैं यूरोप के, और उनको हमारे प्रोफेसर, हमारे गुरुजन स्वीकार कर रहे हैं कि 10वीं शताब्दी के बाद संस्कृत में, 11वीं शताब्दी के बाद मौलिक चिंतन नहीं हो रहा है, मौलिक ग्रंथ नहीं लिखे जा रहे हैं, टीकाएँ हो रही हैं, मौलिक कविताएं नहीं लिखी जा रही हैं, टीकाएं लिखी जा रही हैं, कर्मकांड की भाषा वह रह गई है। ये धारणा जो बनाई गई, तो मैंने वो एक अलग कहानी कि मैंने संस्कृत साहित्य का इतिहास 4 खंडों में मोटा लिखा। तो उसमें मेरी स्थापना यह थी कि संस्कृत साहित्य की जो इतिहास की यात्रा है वो सतत विकास की यात्रा है। और उल्टा मैंने ये कहा कि 10वीं-11वीं शताब्दी के बाद संस्कृत में सबसे ज़्यादा नए तरह का साहित्य आया, सबसे ज़्यादा नए जोनर्स आए, सबसे ज़्यादा नए चिंतक हुए। मैं तो नाम गिनाता हूँ ना, मैं 100 बड़े दार्शनिकों के नाम गिनाऊँ जितने उसके पहले नहीं हैं। 11वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में मैं उन कविताओं को आपको बताऊँ क्योंकि नए नए प्रयोग सबसे ज़्यादा यहाँ हो रहे हैं कि गीत गोविंद, ये जोनर ही बदल जाता है। गीत गोविंद 11वीं शताब्दी में आया, 200 काव्य गीत गोविंद के जोनर में फिर लिखे जाते हैं, नाटक पूरा बदल जाता है। तो ये जो धारणा बनाई गई संस्कृत के बारे में, जो आपके स्वराज विद्यापीठ
का भ्रांत औपनिवेशिक धारणाओं को तोड़ना एक उद्देश्य है। तो उसके तहत यह भी एक हमारा काम रहा कि संस्कृत में आम लोग, जिसको आम आदमी कहा जाता है, लोक जीवन और जो हमारा जीवन रहा है उसके बारे में भी बहुत साहित्य है। प्रामाणिक साहित्य है जो अनुभूति के साथ लिखा गया साहित्य है। तो इतनी भूमिका थी। अब मैं उसके बाद कुछ उदाहरण दूंगा और कुछ बातें जो मैंने कही हैं, जो अगर कोई विद्यार्थी हैं उनको नहीं पता हो तो मेरी किताब एक है जो कई पत्रिकाओं में जो उस तरह के अनुवाद छप गए तो ये सब सोचा गया कि एक किताब उसकी निकाल दी जाए। ये सन 1980-82 में संस्कृत कविता की लोकधर्मी परंपरा किताब निकली थी। वो चर्चित भी हुई, उस पर विवाद भी हुआ और उसके फिर बाद में 2 संस्करण हुए और तीसरा संस्करण कदाचित संस्कृत कविता में लोक जीवन नाम से मिल सकता है उसके। और उसमें करीब 300 ऐसे श्लोक हो गए थे। एक श्लोक पूरा एक अच्छी कविता है, अपने आप में कॉम्पैक्ट है, वो महाकाव्यायमान हो जाते हैं उस तरह के श्लोक जो इन लोगों ने लिखे हैं। जैसे अमरुक के श्लोकों के बारे में महान आचार्य आनंदवर्धन ने कहा कि वो महाकाव्यायमान है, क्योंकि भूत भविष्य वर्तमान 3 कालों को एक श्लोक समेट लेता है, बड़ी जिंदगी का दायरा समेट लेता है। तो एक ही श्लोक में महाकाव्य समा जाता है। ऐसे श्लोक इन लोगों ने लिखे, लेकिन वो गांव की जनता के बारे में, मिडिल क्लास के बारे में, लोअर मिडिल क्लास के बारे में लिखे। मैंने यह भी कहा उस किताब की भूमिका में कि इसका सौंदर्य शास्त्र अलग है। इसका ये जो कविता लिखी गई 4वीं-5वीं शताब्दी से लगभग 1500 साल तक लिखी जाती रही, इसने काव्यशास्त्र पर असर डाला और काव्यशास्त्र को बदला इसने, क्योंकि कुछ अलंकार आचार्यों ने बनाए जो इसी कविता को सामने रख कर के बनाए गए कि जाति अलंकार है, स्वभावोक्ति अलंकार है। उनके लक्षणों में कहा गया कि जिसमें दीन दुखियों का वर्णन हो ऐसा स्वभावोक्ति और जाति अलंकार होता है, भारत के लोगों की दशा का वर्णन जिसमें हो। ये बहुत सारी परिकल्पनाएं काव्यशास्त्र में इस तरह की आईं। तो ये एक पूरी परंपरा थी, यह मैंने उसमें कहा। और शब्द लोकधर्मी परंपरा ले लिया, उसमें काफ़ी मुझे विवाद में भी कुछ घसीटा गया कि नामवर सिंह की किताब से उनसे मैंने टाइटल ले ली है इत्यादि। और चर्चित वो हुई क्योंकि नामवर सिंह ने बहुत लंबा संपादकीय आलोचना में उसी किताब को लेकर के लिखा और काफ़ी उस पर उस समय चर्चा हुई थी, बाद में भी होती रही। जो लोग साहित्य से संबंध रखते हैं, जागरूक हैं, वो जानते होंगे कि नामवर सिंह क्या है। मेरा उनसे वर्षों तक संबंध रहा उस समय से लगाकर। तो कुल मिलाकर के इस भूमिका के साथ फिर से मैं सारे विषयांतरों से बचते हुए कुछ श्लोक आपको और सुनाऊंगा, क्योंकि विवेचन में नहीं करूंगा। जिनको देखना हो मेरी किताब की भूमिका भी पढ़ सकते हैं और उस पर और चर्चाएं मैंने अपने संस्कृत साहित्य के इतिहास में भी चर्चा उस पर की है। ये चौथा, उसके 4 खंड हैं मोटे मोटे, तो उसमें लोकधर्मी परंपरा की संस्कृत कविता उसके दूसरे, तीसरे और चौथे खंडों में मैंने अध्याय उसके लिए रखे हैं। अब जो बहुत सारे श्लोक मुझे मिले और उनमें से अनेक अज्ञात कवियों के हैं, कुछ के नाम जो पता चलते हैं, कुछ का थोड़ा परिचय मिल जाता है। उसमें से बाद में जिन लोगों का ध्यान भी गया उसमें सदुक्ति कर्णामृत और ये सुभाषित रत्नाकर, जिन्होंने हार्वर्ड ओरिएंटल सीरीज में पहली बार एडिट किया था, डानियल इंगाल्स और डी कोसम्बी, उन्होंने कहा कि ये इसमें जो आम लोगों की कविताएं हैं वो बहुत अद्भुत हैं। हालांकि इस दृष्टि से उन्होंने देखा ही नहीं, वो उसको कोर्ट पोइट्री ही मानते रहे। राइट, उसका शीर्षक ही कोर्ट पोइट्री दिया है उन्होंने, ए ट्रेजरी ऑफ कोर्ट पोइट्री, सुभाषित रत्नाकर ए ट्रेजरी ऑफ कोर्ट पोइट्री। इस टाइटल से ये जो सुभाषित रत्नाकर है विद्याकर का, डानियल इंगाल्स और डी कोसम्बी ने हार्वर्ड ओरिएंटल सीरीज में छापा। मैंने बहुत आलोचना इन लोगों की है, ये लोग क्या कर रहे हैं। और अभी भी कॉलोनाइज्ड जो दिमाग है, चाहे डी कोसम्बी हो, वो उसी से परिचालित होकर के विचार कर रहे हैं। वो उसको कोर्ट पोइट्री कह रहे हैं। कवि खुद कह रहा है कि मैं तो दरबार से दुत्कार के भगा दिया गया, मैं उस कवि पर आऊँगा। वो किसके दरबार से? महाराज भोज की राजसभा में मुझे घुसने नहीं दिया गया। तो मैं ऐसे बड़े कवियों को मैं जानता हूँ इस कविता के माध्यम से, जो महान पंडित और महान कवि अपने समय के, उनको षड्यंत्र करके निकाल दिया। वो गांव में अपने वापस आ गए, खेती करने लगे।
वो जो कविता उन्होंने लिखी है, ऐसी हृदय विदारक और अद्भुत कविता है। महेश शतकम आप पढ़िए, मेरा छपा है अनुवाद सहित, अंग्रेजी हिंदी अनुवाद सहित मैंने छापा है उसको। दुनिया में ऐसी कविता और किसी भाषा में नहीं मिलेगी। उसमें ऐसी जम कर के फास्ट गालियाँ दी हैं जमींदारों को, राजाओं को। ऊंचाई पर भी कविता जाती है। श्लेष और यमक की ऐसी झड़ी उन्होंने, भैंसे का वर्णन किया है, उस पर मैं नहीं आऊँगा, वो 18वीं शताब्दी का है। मैं थोड़ा पहले की कविताएं ले रहा हूँ, ये बताने के लिए कि पुराने समय से किस तरह से चली आ रही हैं ये कविताएं। तो उसमें योगेश्वर को इन लोगों ने माना कि बड़े कवि हैं। 9वीं शताब्दी में हुए योगेश्वर, उनके 70 श्लोक करीब करीब इससे मिल जाते हैं। उन्होंने और काव्य लिखे होंगे, वो तो लुप्त हो गए। क्यों लुप्त हो गए उस पर भी मैंने विचार किया है कि ये लोग दरबार में नहीं पहुँचे। तो दरबार में तो व्यवस्था थी कि उनकी पांडुलिपि की नकल की जाएगी, नकल नवीस होंगे जिनको लेखक कहा जाता है, उनकी पोथियाँ रखी जाएंगी। अब इनके लिए तो ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती थी, भोजपत्र कठिनाई से मिलता था। तो ये लोग गांव में कविता बनाते थे और गांव के लोगों को याद हो सकते थे ऐसे श्लोक, वो मेमोरी में बचे रहे वाचिक परंपरा में। तो बहुत सारे हजारों श्लोक जो बहुत सुंदर हो सकते थे ऐसी कविता के, वो तो नष्ट हो गए। हमसे भी गलती हो गई। हमने एक बार न्याय दर्शन पर वो कराया और बद्रीनाथ शुक्ल जी आए, तो हमने बद्रीनाथ शुक्ल जी से कहा कि मेरा एक, ये तो न्याय दर्शन पर तो 21 दिन का सत्र चलेगा, हम ही करा रहे थे, लेकिन एक मेरा लोक जीवन की परंपरा पर आप सुन लीजिए, शाम को हम लोग बैठेंगे। तो आ गए, बड़े खुश हुए। मैंने इस तरह के उनको श्लोक सुनाए और बात कही, तो उन्होंने कहा कि हमने भी बचपन में गांव में ऐसा श्लोक सुना था जो गांव के लोगों के बारे में है। उन्होंने श्लोक सुनाया, वैसे इतनी गलती हुई कि मैंने नोट नहीं किया उस वक्त। और बद्रीनाथ शुक्ल जी वो श्लोक लेकर के, महान नैयायिक, हमारे बड़े रसिक थे वैसे, वो चले गए, वो श्लोक चला गया। ऐसे हजारों श्लोक डूब गए होंगे जो गांव के लोगों को याद थे इन कवियों के। तो गांव के कवि थे, जनता के कवि थे, इनके राजाओं ने सुरक्षा नहीं की, इनकी किताबों की पोथियां नहीं बनी। तो ये जो एंथोलॉजिस्ट थे, जो एंथोलॉजीज बना रहे थे, सुभाषित संग्रह बना रहे थे, इन्होंने ये कोशिश की कि जो लोगों की स्मृति में स्फुट मुक्तक बचे हुए हैं उनको भी हम एकत्र कर लें, नहीं तो ये लुप्त हो जाएंगे। वो पीढ़ी ख़त्म हो जाएगी तो उसके साथ वो श्लोक चले जाएंगे, क्योंकि वो राइटिंग में बचे ही नहीं हैं। तो इन लोगों ने वो श्लोक भी उसमें ले लिए, तो कुछ सैकड़ों में श्लोक ऐसे बच गए, हज़ारों में से, ये हम कह सकते हैं। तो उस तरह के कुछ श्लोक मैं सुनाऊंगा। ज़्यादा श्लोक मेरी किताबों में, उस किताब में मिल जाएंगे। उसमें करीब 300 मैंने इकट्ठे किए थे, उसके बाद और भी मुझे लगभग 100-100 और मिले, और उसका अगला संस्करण मिलेगा तो मैं उनको, इनके अलग अलग सोर्सेज हैं, काव्यशास्त्र के ग्रंथों में भी मिलते हैं। जैसे दशरूपक में यह मिला, अल्लराज की रस तरंगिणी, उसमें बहुत ही मार्मिक श्लोक एक मिलता है। कुछ अन्य काव्यशास्त्र के ग्रंथों में उदाहरण स्वरूप ऐसे श्लोक भोज के ग्रंथों में ही मिलते हैं, और सुभाषित संकलनों में तो मिलते ही हैं। अलग से कोई काव्य इन लोगों का बचा ही नहीं जो लोग इस तरह की कविता लिख रहे थे, लेकिन महान कवि थे। योगेश्वर के बारे में इन लोगों ने भी माना, डी कोसंबी और डानियल इंगल्स ने, कि ये संस्कृत के सबसे महान कवियों में से एक हैं। अद्भुत और बड़े कवि हैं योगेश्वर, और इतने बड़े कवि हैं कि उनका एक स्कूल बन जाता है। मतलब योगेश्वर उनकी परंपरा के हम कवि हैं, ऐसा बाद के कवि कहते हैं कि हम लोग योगेश्वर की परंपरा के कवि। उसकी प्रशस्तियाँ होती हैं, जैसे कालिदास की प्रशस्तियाँ होती हैं, उस तरह से योगेश्वर की प्रशस्ति में श्लोक मिलते हैं, सुंदर श्लोक हैं। तो कुछ योगेश्वर के भी मैं पढ़ूंगा और कुछ अन्य जो अज्ञात कवि हैं, और मैं अब ज़्यादा नामों पर चर्चा नहीं करूंगा। कई श्लोक तो घर के बारे में हैं। जो कवि है वो अपने ही घर के बारे में कह रहा है कि मेरा घर ऐसा है, और आप कहाँ का कवि है, किस घर को बता रहा है, ये आप समझ सकते हैं। चलत काष्ठम गलत कुड्यम उत्तान तृण संचयम गंडू पदार्थि मंडूक कीर्णम जीर्णम ग्रहम मम। चलत काष्ठम, बल्लियाँ जो घर की हैं वो हिल रही हैं। गलत कुड्यम, भीतें जो है वो गिर रही हैं। उत्तान तृण संचयम, जो फर्श है उस पर घास जगह जगह उगा, सिर उठा रहे, उत्तान कहा है, सिर उठा रही है। गंडू पदार्थ, केंचुए रेंगते हुए अंदर चले आते हैं, और मेंढक उनके पीछे पीछे आते हैं। गंडू, ये इस कविता से हमको बहुत सारे शब्द पता चले जो आपको महान कविताओं में तो नहीं मिलेंगे। कालिदास की कविता में गंडू थोड़ी आ जाएगा, नहीं आएगा। और माघ या भारवी, हालांकि माघ तो अद्भुत कवि हैं, वो तो जनजीवन के इतने मार्मिक
छवियाँ उकेरते हैं, बड़े कवि हैं भारवी भी। मेरा उस किताब में यह भी कहना था कि ये लोग चूँकि गांव में रह कर के ये कविता लिख रहे हैं और इन महान कवियों को भी मालूम है कि ऐसी कविताएं भी लिखी जा रही हैं, तो उनका अक्स आता है इनकी कविता में, कालिदास की कविता में, भवभूति की कविता में। बाण तो विशेष रूप से, और बाण के इस तरह के मुक्तक बाण के स्वयं मिलते हैं, जो जंगलों में घूमते वनग्राम में जाते हुए क्या उन्होंने देखा, इसका अद्भुत वर्णन उसमें करते हैं। तो ये एक संवाद होता है जिसको मान लें कि अभिजात परंपरा है, शिष्ट परंपरा है, राजसभाओं में जो एकेडमीज़ होती थी वहाँ विकसित होने वाली बड़ी कविता है, यह उदात्त कविता है, उसका भी इंटरेक्शन इस कविता से होता है। अगर आधुनिक डिस्कोर्स की भाषा लेके इसको लघु परंपरा और इसको महान परंपरा कहें, हालांकि मैं नहीं ऐसा मानता, कोई लघु परंपरा और कोई महान परंपरा ऐसी नहीं होती। ये दोनों परंपराएं एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, संवाद करती हैं। लेकिन ये कवि आप देखिए कि छोटे से अनुष्टुप में कितना कुछ समेटता है, एक एक शब्द में क्या क्या बता देना चाहता है। चलत काष्ठम गलत कुड्यम उत्तान तरण संचयम गंडू पदार्थी मंडू का कीर्णम जीर्णम ग्राम मम। और सारी कविताओं में प्रायः दैन्य भाव नहीं, इस पर ध्यान रखिएगा। ये नहीं कह रहा है कि अरे अरे आप देखिए दया कीजिए कुछ करिए मेरे लिए। स्थिति का बयान है, साक्ष्य है। जो मैंने अलंकारों की कल्पना की तो मैंने कहा कि एक साक्ष्य अलंकार होता है। कभी जो है निष्प्रह होकर के वो एक तरह से परमहंस जैसा हो जाता है कि ये सब हम झेल रहे हैं और हम हैं, इसको हम झेलेंगे भी, तो कोई हम हाथ नहीं फैला रहे हैं, हम झेल लेंगे इसको। तो ये हमारा घर है, वर्णन किया है कवि वर्णन करने की उसको आई, उसने लिख दिया है। और एक श्लोक जो अद्भुत श्लोक है, मतलब कविता कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचती है। आपको महान पंडित जनों को सुनकर के घिन सी आ सकती है, ऐसी ज़िंदगी का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन कविता तो भाषा और समास बंध जो बनाते हैं। हस्त प्राप्य तृणोज्जिता प्रतिपयो लघु व्रत है, ऐसा कुछ है, मैं भूल रहा हूँ। दूरालंबित दारु दंतुर्मुखा पर्यंत वल्ली व्रता वस्त्रा। अब आप शब्द पर ध्यान दीजिएगा। वस्त्राभाव विलीन सत्रप वधु दत्तार गला निर्गिरा। समास देखिए तो सोचिए कैसे बनाया होगा इस कवि ने, कितनी बड़ी जिंदगी एक शब्द में समेट रहा है। वस्त्राभाव विलीन सत्रप वधु दत्तार गला निर्गिरा। एक शब्द में अब मैं बताऊंगा कि क्या कह रहा है। त्यजन्ते चिरशून्य विभ्रम भ्रतो भिक्षाचरे नो ग्रहा। अब आप क्या कह रहा है। हस्त प्राप्य तृणोज्जिता प्रतिपयो वृत्तिस्खलत भित्तया। तिनके ही तिनके दिखाई पड़ते हैं और हर बारिश में कुछ न कुछ दीवारें ढह जाती हैं, ये तो है। और दूरालंबित दारु दंतुर, जो बल्लियाँ हैं छत की वो लटक करके ऐसा लगता है जैसे दांत निपोर रही। दारु दंतुर मुखा, वो ऐसी आ गई हैं झुक करके कि दंतुर लग रही हैं। पर्यंत वल्ली व्रता, आसपास जो बेलें हैं वो उसको जकड़ रही हैं, उससे जकड़ गया है यह घर। वस्त्राभाव विलीन सत्रप वधु दत्तार गला निर्गिरा। जब हम जाते हैं बाहर तो घर की जो बहुएं हैं वो जल्दी से किवाड़ उठका करके सांकल लगा लेती हैं, क्योंकि उनके तन पर कपड़े नहीं होते। वस्त्राभाव, वो तुरंत विलीन हो जाती हैं, तुरंत दरवाज़ा बंद करके भीतर घुस जाती हैं, क्योंकि कपड़े ही नहीं हैं ढंग के उनके पास, या नहीं ही हैं, सत्रप हैं वो, इसलिए वो और चुप रहती हैं, कोई अब उनकी आवाज़ भी नहीं निकलती है। ऐसी इस घर की बहुएं हैं। और अंत में तो बहुत जो अनुताप है उसका इस बात को लेकर नहीं है कि हमारे घर की ऐसी स्थिति है। अनुताप है, वो कहता है कि जो भिखमंगे हैं बहुत दूर से देख करके वो चल देते हैं हमारे घर को, उस तरफ नहीं जाना है। त्यजन्ते चिर शून्य विभ्रमवतो, बहुत समय से विभ्रम, जो कुछ मस्ती होती थी पहले कभी इस घर में, वो अब सन्नाटा है। त्यजन्ते चिरशून्य विभ्रमवतो भिक्षाचरे नो ग्रहा। भिखारी लोग बहुत दूर से इसको देख करके मुंह पलट करके और आगे बढ़ जाते हैं। ये आप चारुदत्त के संवाद पढ़िए मृच्छकटिक में, लगभग वही बात कह रहा है वो। लेकिन वो तो बड़ा रईस रहा है और अभी भी है, उसके पास हवेली है, रसिक है, लेकिन ये बात आ रही है वहाँ कि ये बात मुझे नहीं सालती है कि मेरे पास पेशाब नहीं रहा। ये बात मुझे अब सालती है कि हाथ फैलाते हुए लोग खड़े हो जाते थे मेरी हवेली के सामने, अब वो नहीं है।
तो ये जो संवाद इस पर, ये तो कविता बड़ी बड़ी जिंदगी के अनुभव से आई है ना। यहाँ इस तरह के बहुत सारे श्लोक हैं, घर को ही लेकर के इस तरह के श्लोक उसमें हैं, और मैं ज़्यादा नहीं और कुछ छोड़ करके अब पढ़ूँगा और कुछ जल्दी भी करूँगा। आप मुझे बंद करना हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत लंबा है और मुझे भी थोड़ी अपनी शक्ति बचा के रखना है, हालांकि जब ये विषय आता है तो मैं बोलता चला जाता हूँ, इसलिए आपको ही रोकना चाहिए। धूमेन रिक्तमपि निर्भर बाष्पकारी, इतने बड़े कवि बैठे हुए हैं पांडे जी, उनकी कविताएं तो मुझे बहुत ही इस तरह से, इस दृष्टि से अपील कर, किस तरह से ज़िंदगी पकड़ते हैं। आप कछार कथा पढ़िए, आप उस तरह की बारीकी है इन लोगों में गांव की ज़िंदगी को देखने के लिए। लेकिन वो खेल भी करते हैं, जो श्लेष का चमत्कार आप बड़े कवि अगर करते हैं तो ये लोग भी करते हैं। भाषा तो बहुत ज़बरदस्त इनका कमांड है भाषा पर। धूमेन रिक्तमपि निर्भर बाष्पकारी दूरीकृता नलमपि प्रतिपन्नतापम दैन्याति शून्यमपि भूषित बंधुवर्गम आश्चर्यमेव खलु खेदकरम ग्रहम न। श्लेष बना दिए हैं उसने, बात तो वही की है कि अब धुआं नहीं उठता यहाँ, लेकिन आंसू तो आते हैं। धूमेन रिक्तमपि निर्भर बाष्पकारी, ये जो मैं इसको विसंगति या विडंबन अलंकार कहता हूँ या विरोधाभास अलंकार भी है। धुआं नहीं होता है फिर भी आंखों में आंसू आते हैं। दूरी कृतानलम अपि प्रतिपन्न, अब चूल्हा नहीं जलता है लेकिन ताप तो है, ताप तो बहुत होता है। दैन्याति शून्यमपि भूषित बंधुवर्ग, इसमें श्लेष जो विरोधाभास से श्लेष होता है, विरोध और श्लेष का जो संकर होता है वो बनाया है इन्होंने कि कोई दैन्य नहीं है और सब सन्नाटा है, ठीक है, और भूषित हैं बंधुवर्ग। भूषित है मतलब खूब गहने पहने हुए हैं, कोई चिंता की बात नहीं ये कह रहा है। लेकिन जो श्रेष्ठ में अर्थ है कि भूषित है, ज़मीन पर पड़े रहते हैं, ज़मीन पर बैठते हैं, बिछाने ओढ़ने के अब कुछ नहीं रह गए। ये श्लेष से दूसरा अर्थ है। वो कुछ खेल करके और हंसी भी करता है, इसलिए कहता है कि आश्चर्यमेव खलु खेदकरम ग्रहम न। कुछ अचरज अनोखा सा ही हमारा घर है जहाँ इस तरह की आपको देखने को मिलेगी। ये खुश होकर के आपका आइए देखिए ये घर है हमारा, ऐसा। ये खिलंदड़ेपन के साथ श्लोक लिखे गए हैं। और एक श्लोक में थोड़ा पढ़ूंगा जल्दी से, उसमें भी उसी तरह की बड़ी बड़ी कविताएं कैसे बन जाती हैं आप देखिए। और संस्कृत में संभव होता है कि आप एक लाइन में कुछ शब्दों में इतना समेटते हैं। उत्सन्नच्छति रुच्च सद्व्रति गलत भित्तिस्खलन मंडली भ्राम्यत कुंडली हिंड दाखु खुरली प्रक्रीड़ी भेकावली। एक लाइन में पूरा एक शब्द है। और चंचत चर्म चरोग पक्षति पुट प्रारब्ध भाम भाम कृति श्रीमत् सेन कुलाव तंस भवत शत्रोरिवास्मत् ग्रहम। 3 चरणों में तो उसने एक ही शब्द लंबा रखा है। ये गौड़ी रीति और समास जो बनाए जाते हैं, और एक शब्द में कितनी जिंदगी के वो आप स्तर समेटते हैं। कह ये रहा है कि बात तो वही है कि छत उखड़ गई है, भीतें गल रही हैं और सांप अंदर आ जाते हैं, मेंढक आते हैं तो उनके पीछे सांप आ जाते हैं। दोनों में वो खुरली प्रक्रीड़ा, मतलब जो छिया छाई का खेल कहते हैं हम उसको, क्या कहते हैं आपकी भाषा, हम लोग छिया छाई कहते थे, जो दौड़ के छूने का वो करते थे बचपन में। तो ये इत्यादि, तो वो सांप और मेंढक के बीच में वो खुरली क्रीड़ा चलती है मेरे घर में। और चमगादड़ें भाम भाम की आवाज़ के साथ पंख फैला करके घुस आती हैं यहाँ। इससे हमको पता चला कि चमगादड़ को चर्मचर कहते हैं संस्कृत में, अन्यत्र तो हमको शब्द नहीं मिला था। तो अंतिम ये सब पूरे घर का एक शब्द चित्र इमेज बनाता है। और फिर अंत में जो कहता है वो बड़ा ऐसा कथन है कि आप किसी भी तरह से व्याख्या कर सकते हैं। श्रीमत् सेन कुलाव तंस भवत शत्रोरिवास्मत् ग्रहम। हे सेन वंश के महाराज, ये सेन राजा बंगाल में रूलर थे 11वीं-12वीं शताब्दी के आसपास। बड़ा ख़ानदान था सेन राजा। लक्ष्मण सेन जो गीत गोविंद के, जयदेव के समय में उनके 5 कवि बड़े गीत गोविंद में नाम देते हैं, उसमें गोवर्धन और धोई और ये इत्यादि कवि हैं लक्ष्मण सेन के दरबार में। बड़े आश्चर्यदायक उनकी कई कहानियाँ हैं। तो उसी वंश के किसी, ये हो सकता है लक्ष्मण सेन के ही लिए हो, क्योंकि उसी समय की कविता ये है। और इतने महान राजा हैं, बड़े बड़े महान कवि तो उनके दरबार में, लेकिन हम भी हैं जो वहाँ नहीं पहुँचे हैं, ऐसा कुछ कह रहा है। तो कह क्या रहा है कि हमारा घर ठीक वैसा ही है जैसा आपके दुश्मनों का होना चाहिए था। श्रीमत् सेन कुलाव तंस भवतः शत्रो रिवास्मत् ग्रहम।
अब वो क्या कहना चाहता है आप अंदाज लगाइए। वो तो या तो राजा को चुनौती दे रहा है या राजा से कुछ कह रहा है कि तुम भी पे जान लो कि हम लोग भी रहते हैं इत्यादि, जो कुछ भी कह रहा है। तो क्योंकि बहुत सारी बातें बहुत बारीकी से लोग व्यंजनाओं में कहते हैं। एक श्लोक में और पढ़ूंगा, और बहुत सारे उसमें जो इसका पहला मैंने पढ़ा था कि वो बेटा बाहर चला गया है, उसकी कोई खबर नहीं है, तो मुझे इसको पढ़ के त्रिलोचन की कविता याद आती है, जो चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन। अद्भुत कविता है। आप देखिए, वैसे त्रिलोचन ने उसको उनको ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं, मेरी उनसे खूब बात होती थी, तब वो मानते थे कि हाँ ये तो आपने बड़ा, हम वर्षों उनके साथ रहे, सागर में वो रहे, हमारे अगल बगल में घर थे, उनसे खूब चर्चा होती थी। नागार्जुन से भी कुछ संपर्क रहा। तो वो चंपा जो काले काले अक्षर नहीं चीनती है, वो त्रिलोचन से बहस करती है कि क्या तुम कागज़ गोदते रहते हो, क्या होगा इससे पढ़ने। तो कवि उससे कहता है कि चंपा तुम भी पढ़ लो, काम आएगा। गांधी बाबा भी कहते हैं कि पढ़ना लिखना काम आता है। उन्होंने कहा कोई काम की बात नहीं, बेकारी का काम है, मुझे नहीं पढ़ना है सब, और तुम तो बहुत झूठे आदमी हो। गांधी बाबा इतने महात्मा हो, क्यों ऐसी बात करेंगे, झूठी बात को क्यों करेंगे। तो कहें वो त्रिवचन उससे कहते हैं कि जब तुम्हारा ब्याह हो जाएगा, गोना होगा, तो तुम्हारा बालम जो है चला जाएगा कलकत्ता, तब तुम उसको चिट्ठी लिखोगी, तो कैसे लिखोगी, इसलिए पढ़ना लिखना सीखोगी। वो चंपा जिस तरह से डपट के कहती है कि हाय राम तुम कैसी बात करते हो, और मैं तो ब्याह ही कभी नहीं करूँगी, ब्याह करूँगी तो अपने बालम को अपने साथ रखूँगी, कलकत्ते में उनको नहीं जाने दूँगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। आखिरी पंक्ति में उन्होंने क्या कह दिया है। और वो श्लोक इसलिए उसकी याद दिलाता है कि वो चला गया जो लड़का, घर की ऐसी हालत थी तो कमाने गया कि क्या गया, उसकी कोई खबर नहीं। वो ज़िंदगी हमारी सदियों से चली आ रही है कि गांव से माइग्रेट करते हैं लोग कि शहर में राजा के यहाँ, उन पर बहुत सारी कविताएं हैं कि गांव से लोग शहर आते हैं कि किसी रईस के यहाँ, राजा के यहाँ कुछ मिल जाएगा तो इसको कमा के लौटेंगे। ये पहले भी होता रहा है, उन पर भी कविताएं हैं। तो ये एक श्लोक है, इसका जो आपने विषय दिया है कि भारतीय साहित्य में जो लोक जीवन है, तो ये लोक जीवन के बड़े कवियों की स्मृति में संस्कार रूप में ये श्लोक कहीं रहे होंगे, तब उनकी कविता में उस तरह की बात भी आती है। और एक बात मैं जो कह रहा हूँ वो हमेशा ध्यान रखिएगा। जो मैंने पूरा एक व्याख्यान भी इस पर दिया है यूट्यूब पर कि कुत्ते और गधे, इन शब्दों का इस्तेमाल 18वीं शताब्दी तक संस्कृत साहित्य में गाली की तरह नहीं कहीं भी होता है। बहुत आदर भाव से ही कुत्ता और गधा शब्द संस्कृत साहित्य में आते हैं। ये धारणा पिछले 200 साल, आप देखिए कि कैसे दिमाग बदल लिया है। कुत्ता हम कहते हैं तो बिल्कुल लगता है कि गाली दे रहा है, कुत्ता है ये ऐसा। वहाँ तो शर्मा जो है देवशुनी है, इतनी पवित्र मानी गई है कि देवताओं की दूत बनकर वो शर्मा जो महिला थी, सम्मानीय महिला, उसको देवशुनी कह रहे हैं। वो उनका टोटेम है, कच्छप जैसे टोटेम है किसी का, गणचिन्ह उनका है। कुत्ता उनका देवता की तरह है, क्योंकि होना चाहिए, क्यों नहीं पूजेंगे, इतनी सेवा उसने की है। हमारी जो अश्विनी कुमार हैं वो तो, अच्छा मनोज जी बैठे हैं तो मुझे डर लग रहा है, लेकिन रास भे नाज मजे ताम अश्विनऊ, ये कुछ मंत्र आता है। रासव की सवारी करते हुए अश्विनी कुमार जाते हैं। तो रासव ठीक है, जो आजकल के गधे वैसा नहीं है, लेकिन होता तो वही है, घोड़ा तो नहीं है वो। तो वो रासव जो है या गर्दभ है, वो देवताओं का वाहन है, और बड़े कवियों ने वर्णन किए हैं, राज परिवार के लोग जाते हैं उस पर, बहुत सम्माननीय है। ये अंग्रेज़ों ने किया है हमारे साथ खेल की। वो लोग कहते थे इंडियंस आर डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, और गाली ये हो गई। 200 साल में कितना दिमाग हमारा बदला। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को कह रहा है कि कुतिया की तरह है, ये बिल्कुल मत समझिएगा कि वो दुर्भावना से, गाली के भाव से कह रहा है, वो प्यार से कह रहा है। ये श्लोक है, मद गेहे मुसलीव मूषिक वधूर मूषीव मार्जारिका मार्जारीव शुनीव ग्रहिणी वाच्य किमन्यो जना। मेरे घर में जो चूहिया थी वो सूख करके छिपकली जैसी हो गई, और मूशी व मार्जारिका जो बिल्ली हमने पाली थी वो चूहिया की जैसी दिख रही है। अकाल के समय का श्लोक होगा। तो मेरे घर में जो चूहिया थी वो छिपकली जैसी अब नज़र आती है, जो बिल्ली थी वो चूहिया की जैसी नज़र आती है। मार्जारी व शुनी,
और जो कुतिया हमने पाली थी वो बिल्ली के जैसी दिखाई पड़ती है। वो शुनी व गृहिणी जो घरवाली है वो उस कुतिया के जैसी हड्डी हड्डी सिकुड़ी सी दिखाई पड़ती है। और किमचक क्षुत्क्लम घूर्ण मान नयनैर उन्निद्र मुर्वी गत, ये बहुत अकाल का है वर्ण। अकाल तो पहले भी खूब पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि अकाल नहीं पढ़ते थे, वो तो वैदिक काल से महाभारत में अकाल के ज़बरदस्त वर्णन है। विश्वामित्र तो कुत्ते का मांस चुराने के लिए उस पर खूब चर्चा हुई, हम लोगों ने खूब बात उस पर की है जो महाभारत में है कि वो कुत्ते का मांस चुराने के लिए चांडाल की झोपड़ी में घुसते हैं। मेरे मन में उनके लिए बहुत आदर उस समय बढ़ गया। किस परिस्थिति में वो घुसे थे उस पर तो खैर मैं अन्यत्र बात करूंगा। वो बड़े महान हो जाते हैं, किस तरह से वो चले गए थे, वो किसके लिए घुसे थे, खुद खाने के लिए नहीं घुसे थे, वो अलग बात है। लेकिन कुत्ते का भी मांस और उसकी भी जांघ का हिस्से का मांस वो चुरा रहे थे। और वो जाग गया, उसने कहा अरे कौन है कौन है, तो उसने पहचान लिया। तो विश्वामित्र ने कहा कि मैं हूँ, ले जा रहा हूँ मैं। बहस हुई दोनों, ज़बरदस्त बहस हुई, अद्भुत संवाद है दोनों का। खैर, तो ये जो ये बिंब आते हैं कि वह कुतिया की तरह हो गई है मेरी घरवाली, तो इसमें प्रेम है। ये मत समझिए कि वो कुछ गाली से कह रहा है, क्योंकि हमारे संस्कार ही बदल गए इसलिए हमको ऐसा लग रहा है। और दूसरी आगे की पंक्तियों में कहा गया है कि भूख से बेहाल बच्चे जो हैं वो धरती पर पड़े हुए हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, इतने कमज़ोर हो रहे हैं, इतने दिनों तक चूँकि खाया नहीं है तो बोल भी नहीं पा रहे हैं। कर तुम वाग मक्षमयी स्वजननी बाल ही समालोक्यते, अपनी माँ को टुकुर टुकुर निहारते हैं बच्चे। अब इस हालत में है कि वो कोलेप्स हो जाएंगे, अब उठ भी नहीं पा रहे हैं। ये हालत कुछ ऐसी है। ये श्लोक 2 सुभाषित संग्रहों में हमको मिला। जो पुराना है सदुक्ति कर्णामृत, उसमें तो वही पाठ है जो मैंने पढ़ा। और जो वल्लभ देव की सुभाषितावली है उसमें उत्तरार्ध बदल दिया है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि वो लिखित में रिकॉर्डेड नहीं है, तो लोग याद कर कर के रख रहे हैं। तो कहीं उत्तरार्ध थोड़ा नहीं लगा तो किसी ने जोड़ दिया उसमें, और उसको लगा कि ज़्यादा मार्मिक है, हालांकि मैं नहीं मानता। तो मैं इसको उत्तरार्ध को और भी अधिक मार्मिक बना करके इसमें जोड़ रहा हूँ ताकि श्लोक बचा रहे। इत्यापन्न शिशु नसून विजहता संप्रेक्ष झिल्ली रवैर लूता तंतु वितान संव्रत मुखी चुल्ली चिरम रोदिति। पूर्वार्ध तो वही है कि छिपकली की तरह हो गई है, चुईया की तरह हो गई है बिल्ली, बिल्ली कुतिया की तरह, कुतिया की पत्नी कुतिया जैसी रह गई है इत्यादि। और जो उत्तरार्ध है उसको बदल करके, जिसमें बच्चे टुकुर टुकुर टाक रहे हैं, कह भी नहीं पाते हैं, उसको बदल करके कहा है कि जो मरने को हैं बच्चे, उनकी ये हालत देख कर के झिल्ली की झंकार के बहाने से मकड़ियों के जाल से ढकी हुई जो चुल्ली या चूल्हा है वो रो रहा है, ऐसा कहा है। इत्यापन्न शिशु, वही मैं कह रहा हूँ। इत्यापन्न शिशु नसून विजहता संप्रेक्ष झिल्ली रवैर लूता तंतु वितान संव्रत मुखी चुल्ली चिरम रोदिति। इसमें थोड़ा चमत्कार किया है, बिंब बनाया है, लेकिन अनुभूति तो वहाँ सीधे सीधे जो आई है वो मूल कविता में तो वही है। ये तो थोड़ी सी कारीगरी और कला और बहुत मार्मिक तो बना दिया, वो सही है। तो नागार्जुन ने स्वयं स्वीकार किया कि हमने सुभाषित सुना था, उन्होंने ये वाला पाठ सुना था। ये बताते थे वो कि एक संस्कृत का सुभाषित है, उसके आधार पर अकाल के बाद जो हमारी कविता है वो, अब जिन्होंने वो कविता नहीं पढ़ी है तो मैं पढ़ देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि क्यों, क्या कोरिलेशन। नागार्जुन तो पाठशाला में पढ़े थे और वो कहते थे कि हमने गरीबी के विकल्प में संस्कृत पढ़ी है। वो भी उस तरह से आए थे, वो भी इसीलिए उस तरह की कविताएं लिखते हैं गांव के। और संस्कृत में उन्होंने कविताएं लिखी, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि संस्कृत में जो नागार्जुन की कविताएं हैं वो अद्भुत है। और मैं इस बात को खूब कहता रहा हूँ कि मैथिली में जैसा वो लिखते हैं वैसा संस्कृत और हिंदी में नहीं लिखते, जैसा वो संस्कृत में लिखते हैं वैसा हिंदी और मैथिली में नहीं लिखते हैं, और जैसा वो हिंदी और मैथिली में लिखते हैं उस तरह का संस्कृत में नहीं लिखते। लेकिन संस्कृत में जो श्लोक लिखते हैं वैसा वो हिंदी में नहीं लिख सकते, क्योंकि हर भाषा का अपना मिजाज होता है। वो जो बिंब संस्कृत में कश्मीर के वर्णन की उनकी कविताएं समेटती हैं, वो बादल को घिरते देखा है, वो अद्भुत कविता है, बड़ी कविता है। उसका मैंने संस्कृत में अनुवाद करके पढ़ा है, वो भी आप सुन सकते हैं, मेरे यूट्यूब के उस पर है। तो कितनी अच्छी कविता, बड़ी कविता है। संस्कृत से उन्होंने क्या क्या ले लिया उस कविता में वो आप देखेंगे। लेकिन जो कश्मीर पर उन्होंने कविताएँ संस्कृत में लिखी हैं वैसी हिंदी में नहीं लिखी है। तो ये लेकिन प्रेरित हो सकते हैं पुरानी कविता से। जो जनजीवन की संस्कृत में कविता थी, तो कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त,
दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पाँखें कई दिनों के बाद। अद्भुत कविता है ये, मतलब कुछ आगे तक जाती है। जितनी इन लोगों की संस्कृत कवियों की कविताएं गई हैं तो बड़ा कवि है, तो क्या कह दिया कि कौवे ने बहुत दिनों के बाद पाँखें खुजलाई हैं, क्या 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 कह दिया इतना कह कर के। वो सब आके, हालांकि वो बिंब आ गए, इसमें कुतिया भी है, छिपकलियाँ भी हैं और चूहे भी हैं, वो सब हैं, और चूल्हा भी है, वो चूल्हा रो रहा है, वहाँ भी रो रहा है, वहाँ मकड़ी के जाले पर बूंदें आ जाती हैं बारीक बारीक। इसलिए कहा है कि लूता तंतु वितान समृत मुखी चुल्ली चिरम रोदिती, ऐसा। और उसमें वो तो बिंब छूट गए कि झिल्लियों की जो झनकार उठती है। अब तो झनकार हमको झिल्लियों की कई सालों से सुनाई ही नहीं दी। हम सुनते थे जब छोटी जगहों पर कितनी तीखी आवाज़ आती है, तो वो ये सारे बिंब हैं। बहुत सारी जो ज़िंदगी हमारी छूट गई उसके बिंब हैं। और एक मैं पढ़ूँगा यहाँ, और वो थोड़ा सा कठिन श्लोक भी है, बहुत आसान भाषा में नहीं लिखा है। भाषा इन लोगों की बड़ी मंझी हुई है, पक्की है, और संस्कृत माध्यम की भाषा है। ये तो अंग्रेज़ों ने ही हमको बताया ना कि 11वीं-12वीं शताब्दी के बाद संस्कृत प्रचार के बाहर हो गई। हर गांव में संस्कृत समझने वाले लोग हुआ करते थे, हर गांव में पंडित हुआ करते थे संस्कृत जानने वाले, और संस्कृत में शास्त्रार्थ होते थे, बातचीत होती ही थी। तो इतनी संस्कृत तो हमारे बीच बची हुई थी, इसलिए संस्कृत तो चली आ रही, उसमें कविताएं भी खूब लिखी जा रही हैं, बढ़िया परिपक्व अच्छी मंझी हुई भाषा में कविताएं लिखी जा, प्रौढ़ी जिसको कहते हैं, मैच्योरिटी, उसके साथ लिखी जा रही हैं। ये श्लोक है, कैश्चिद वीत दयेन भोगपतिना निष्कारणोपप्लुत प्रक्षीणैर्निजवंश भूरिति मितैरत्यज्यमाना कुलैः ग्रामा निस्तृण जीर्ण कुड्य बहुला स्वैरं भ्रमद्बभ्रवः प्रायः पाण्डुकपोत कंठ मुखरा रामेन यान्त्युत्कताम। अब मैं सीधे अर्थ ही बता दूंगा, इसमें जटिल बिंब है इसमें, और थोड़ी सी क्लिष्ट भाषा है। कह ये रहा है कि जो भोगपति है, जमींदार है, उसने ऐसा लूटा है गांव के लोगों को और इतना अत्याचार करता है कि भाग गए अधिकांश लोग। और जो दूसरी पंक्ति बहुत ही मार्मिक है कि कुछ लोग इन्हें गिने बचे हैं यह सोच करके कि हमारी जन्मभूमि इसको छोड़ के कहाँ जाएंगे, जो बहुत ही प्रक्षीण हो गए हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है, क्षीण होते चले जा रहे हैं। लेकिन निज वंश भू रीति मितई, इन्हें गिने लोग बचे हैं गांव में जो अभी भी टिके हुए हैं कि हमारी तो ये पैतृक भूमि है, यहीं जन्मे, कहाँ छोड़ के जाएंगे शहर। वो अत्यज्यमान है, और वो कुलीन लोग हैं उस गांव के, वो कुलीनता के कारण नहीं छोड़ के जा रहे हैं। बाकी जो थे मजदूर खेतिहर सब भाग गए कि है ही नहीं कुछ, क्या करेंगे। अब कहता है कि सारे गांव में सन्नाटा है, नेवले घूमते हैं यहाँ इत्यादि, और कबूतर तो उसी तरह से गुटरगू करते हैं, उसी तरह से आती हैं चिड़ियाएँ, लेकिन लोग बाग अब यहाँ नहीं मिलते हैं। तो कबूतर गुटरगू करते हैं, लेकिन कोई उत्सुकता कौतूहल इस गांव में अब चिड़ियों की चहचहाहट और गुटरगू सुन करके नहीं होता है, ये इसमें कहा गया है। इसको पढ़ते हुए मुझे एक पंत की कविता याद आती है, क्योंकि विषय आपने दे दिया है कि भारतीय साहित्य में लोक जीवन, तो हमको अच्छी लगती थी स्कूल में जब पढ़ते थे पंत की कविताएं। उस समय गांव पर उन्होंने लिखी है, यहाँ नहीं है चहल पहल वैभव स्मित जीवन की, यहाँ डोलती वायु सुरभि म्लान मरमर ले वन की, आता मौन प्रभात अकेला संध्या भरी उदासी, यहाँ डोलती दोपहरी में स्वप्नों की छाया सी, इत्यादि इत्यादि है। फिर अंत में कहा, यह भारत का ग्राम सभ्यता संस्कृति से निर्वासित मानव एक अकेला यहाँ बना है, चिर विषण्ण जीवन मृत, ऐसा कुछ है। तो पंत का कोई संबंध नहीं है इस परंपरा से, मैं नहीं ज़बरदस्ती संबंध जोड़ रहा हूँ, लेकिन आप देखिए कि लगभग जो कंटेंट है उस तरह का जाने अनजाने आता है, क्योंकि जीवन गांव में जो इन्होंने 70 साल पहले 80 साल पहले देखा होगा, वो उस तरह का जीवन गांव का वहाँ है। उसको पंत अपनी बहुत नफीस भाषा में बयान करते हैं, और ये कवि भी बयान करता है। और बहुत सारे श्लोक आपने तो बाढ़ में जो घर हैं वो कैसे क्या हालत हो रही है, और टीवी पर आए दिन हम देख रहे हैं कि बाढ़ में क्या हालत होती है, शहरों में ही नहीं, गांवों में नहीं, शहरों में भी। तो बाढ़ में घरों की क्या स्थिति है, ऐसा कई श्लोकों में हमको मिला है। बाढ़ हमेशा ही आती रही हमारे देश में, यही हालत रही।
तो पीठ, ये थोड़ा सा एक तो मजाकिया भी ये लोग हैं और मजाक करते हुए कहते हैं कि ये हालत है हमारी, अब क्या करें। जो भारतीय बोध है कि वो दुख में भी हंस कर के कहता है कि ये ऐसा चल रहा है, वो कोई दैन्य प्रकट नहीं करता है उस पर, वो संघर्ष करता है, संघर्ष तो है इसमें। पीठा कच्छपवत तरंति सलिले सम्मार्जनी मीनवत, जो मूढ़े हैं वो तो कछुओं की तरह हमारे घर के अंदर पानी में तैर रहे हैं, और जो कड़छुल थी लकड़ी आदि की वो मछली की तरह तैर रही है। दरवी सर्प विचेष्टितानि कुरुते, और जो चम्मच है वो सांप की तरह उसमें लहरा रही है। कुरुते संतरास, और बच्चे जो घबरा रहे हैं, जो बच्चे छोटे बच्चे उनको लग रहा है कि सांप तो नहीं आ रहा है, जबकि वो चम्मच है। और शूरपार्धाव्रत मस्तकाच गृहिणी, ये इसमें कितना पकड़ा है, मतलब हम लोगों को थोड़ी अब कल्पना नहीं हो सकती कि सूप का छाता बनाया जा सकता है। वो कई श्लोकों में है। वो कौन बना रही है कि वो महिलाएं हैं, उनके पास तो फटकने के लिए सूप है, फटकते फटकते वो जीर्ण शीर्ण हो चुका है, टूटा हुआ है। अब सूप आप देखिए, सूप की जो आकृति होती है वैसे उसको करेंगे तो उसको पीछे यूँ करके हेड जैसा हो जाएगा, जैसा आजकल उसकी केप पीछे करके लड़कियां लगाती हैं, वो फैशन चला है कि उसका जो केप होगा वो पीछे चला जाएगा, उस तरह का उससे बनेगा। तो बारिश में और कुछ भी नहीं है, छत भी टपक रही है, तो सूप जो है उसको ऐसे लगाती हैं। वो भी आधा हिस्सा ही बचा है उस सूपड़े का या सूप का। तो शूरपार्धाव्रत मस्तकाच गृहिणी, वो सूप का आधा हिस्सा मस्तक पर लगाए हुए हमारी गृहिणी भीत जो है गिर रही है। वो कहता है रातौ पूर्ण तडाग सन्निभ मभूत राजन मदीयम ग्राम, हे राजा साहब हमारा जो घर है रात के समय तो भरपूर तालाब की तरह बन गया था, ऐसा वो कहता है कि इस तरह वो पूरा तालाब का बिंब आप कविता में देता है। तो ये कुछ मजाकिया भी कवि हैं। और एक और मैं पढ़ूंगा, ये योगेश्वर का है, और आप देखिए कि ये स्त्री विमर्श जिसको आजकल कहते हैं, ये इसमें भी स्त्री विमर्श है, उस तरह का नहीं है जो आजकल कुछ फैशन के तहत या यूरोप के प्रभाव से हो रहा है, और कुछ स्त्री विमर्श बहुत जेनुइन भी है, उसमें कोई शक नहीं मुझे। तो ये महिलाओं का जीवन इस तरह का संस्कृत कविता में जिस कविता को हम जानते हैं उसमें नहीं आपको मिलेगा, लेकिन योगेश्वर की कविता में मिलेगा। और स्त्रियों पर श्लोक हैं इनके। सक्तून शोचति संप्लुतान प्रतिकरोत्याक्रंदतो बालकान प्रत्युत्सिंचति कर्परेण सलिलं शय्यातृणं रक्षति दत्वा मूर्धनि शीर्ण शूर्प शकलं जीर्णे ग्रहे व्याकुला किं तद्यन्न करोति दुस्थ गृहिणी देवे भृशं वर्षति। एक तो आप जो शब्दों पर ध्यान देंगे, ये लोग ये नहीं कहते कि पानी बरस रहा है, ठीक है, जो मुहावरा है संस्कृत का और गांव की भाषा का कि देव बरस रहे हैं, तो देव बहुत झमाझम बरस रहे हैं ऐसा कहा है। और उसमें जो घरवाली है, गृहिणी है, उसके लिए कहा है दुस्थ गृहिणी। जो खराब हालत में गृहस्थ है उसके लिए दुष्ट शब्द आता है। इसी कविता में हमको मिलता है, दो शब्द मिलते हैं, एक तो दुर्गत और एक दुष्ट है। जिसकी पतली हालत है ऐसे गृहस्थ के लिए ये टेक्निकल शब्द इस कविता में है। बहुत सारे शब्द इस कविता ने बनाए और दिए। दुष्ट गृहस्थ और दुर्गत गृहस्थ, ये उसके लिए शब्द हैं। और कुछ शब्द आते हैं जो हमारे आचार्यों की परंपरा में अर्थांतर उनका हो गया है। जैसे पामर यहाँ डेली वेजर के लिए है, जो दिहाड़ी का मजदूर है खेत का, उसको पामर कहा है। जो हम जानते हैं कोशों से अर्थ पामर का अर्थ पापी हो जाता है, लेकिन वो अर्थ नहीं है जो इस कविता में, वो डेली वेजर मजदूर है। तो ये इसमें कहा यह गया है कि सत्तू बह गया है, छत टपक रही है, सत्तू रखा हुआ था वो बह गया है। उस पर अफसोस कर रही है, अरे देखते देखते बह गया, मैं ढक नहीं पाई इतनी देर में, पानी ऐसा आया। सप्तून शोचति संप्लुतान प्रतिकरोत्याक्रंदतो बालकान, जो बच्चे चिल्लपों मचा रहे हैं, बारिश में परेशान हो गए तो चिल्लपों मचा रहे हैं, उनको चुप करा रही है। आप शब्द कितने सुंदर से छांट के रखे, प्रतिकरोति आक्रंदतो बालकान प्रत्युत्सिंचति कर्परेण सलिलम। अब आप ये देखिए कि सिंच धातु है और उसमें सिंचती में उत्सिंचन हुआ और प्रत्युत्सिंचन हुआ। ये शब्द योगेश्वर ने कॉइन किया है। जो डाबरा भर जाता है घर में, उसको कपड़े के चिथड़े से पोंछ करके पानी बाहर निकालना, या उसके लिए प्रत्युत सिंचन, ये उन्होंने पूरा उसका बिंब बनाने के लिए शब्द बनाया है। तो प्रत्युत सिंचित करती है करपर से जो पानी भर गया है फर्श पर उसको। और शय्या तृणम रक्षति, ये बड़ी मार्मिक स्थिति है कि जो फूस का बिस्तर है उसको बचाना चाह रही कि रात को सोने का क्या होगा यदि ये भी भीग गया।
और बिस्तर तो पुआल का है, फूस का बनाया हुआ बिस्तर है। उसके वर्णन बहुत आते हैं इस कविता में कि कपड़े का या रुई का बिस्तर बिछौना इत्यादि नहीं है, जो फूस मिलता है खेत में उसी को करके उसका बिछौना बनाते हैं। तो पुआल शैया के वर्णन खूब आते हैं। तो यह शैया तृणम रक्षति, जो पुआल था सेज के लिए उसको बचाना चाह रही कि किसी तरह सूखा बचा रहे क्योंकि घर टपक रहा है। तो किम तद यन्न करोति दुष्ट गृहिणी देवे भृशम वर्षति, तो देवता जब झमाझम बरस रहे हैं तो क्या क्या नहीं, उसकी कई क्रियाओं का वर्णन करता है। इसमें दीपक अलंकार हो जाता है कि यह भी वही कर रही है, यह भी वही कर रही है। तो लगातार घर में चक्कर लगाती हुई अकेली एक घर गृहिणी क्या क्या कर रही है, इसका वर्णन इसमें किया गया है। तो इस तरह के हैं। अब अच्छा एक आध और पढ़ देता हूँ, ये गृहिणियों वाले हैं क्योंकि और बहुत सारे दूसरी तरह के श्लोक भी हैं। और ऐसा नहीं है कि दीन जो दर्दनाक श्लोक ही हैं, खेत में फसल हो जाती है तो सुख के क्षण भी आते हैं, फिर नाचते गाते हैं, सब उसके बहुत सारे वर्णन मिलते हैं, बहुत अच्छे श्लोक हैं उस पर। तो वैराग्य का समुन्नता तनु तनु शीर्णाम्बरम बिभ्रति क्षुत क्षामे क्षण कुक्षिभिश्च शिशुभिर्भोक्तुम समभ्यर्थिता दीना दुस्थ कुटुंबिनी प्रविगलत बाष्पाम्बु धौतानना पेकम तंडुल मानकम दिनशतम नेतुम समाकांक्षति। ये जो गृहिणी की चिंताएं हैं कि कैसे घर को बचाना चाह रही है, उसका बारीकी से चित्रण किया है। अपने लिए तो विरागन जैसी बन गई, अपने पहनने कपड़े खाने का उसको कोई ध्यान ही नहीं रह गया, घर के लिए सारा सूख करके कांटा हो गई है। और फटे पुराने कपड़े शीर्णाम्बरम बिभ्रति, और बच्चे जो है सूख करके कांटे होते, जो क्षुत क्षामे क्षण कुक्षी वाले, उनकी कोख पिचक करके पीठ से लग गई। ऐसे जो बच्चे जो हैं वो भोक्तुम समभ्यर्थिता, वो कह रहे हैं कि कुछ माँ खाने को दो। तो दीन दुष्ट कुटुंबिनी जो है उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। घर में थोड़ा सा चावल बचा है, वो चिंता करती है कि इस थोड़े से चावल में 100 दिन आगे के कैसे मैं निकाल लूँगी, ऐसी चिंता उसको है। ऐसा एकम तंडुल मानकम दिन शतम नेतुम समाकांक्षति इत्यादि ये श्लोक हैं। कुछ नहीं, करीब 15-20 श्लोक मैंने उस तरह के लिए हैं जो बच्चों के वर्णन पर हैं। और बच्चे खेल रहे हैं, खुश होकर के खेल रहे हैं, इसके भी बहुत अच्छे वर्णन हैं। खेतों में दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन गांव के बच्चे हैं ये, मैंने उसमें कहा है। और मैंने लिखते समय थोड़ी मेरे मन में चूँकि प्रतिक्रिया आ गई तो मैंने लिखा कि यहाँ शेर के दांत गिनने वाले वीर बहादुर बच्चे नहीं हैं, और वो महान जो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे वो बच्चे नहीं हैं, लेकिन ये भी बच्चे हैं, इनको भी देखिए, ये हैं और बालक तो हैं और बहुत अच्छे बच्चे ये भी हैं। तो ये श्लोक है जो बच्चों का वर्णन करता है और कैसे वो बच्चे क्या कर रहे हैं। प्रायो दरिद्र शिशवः पर मंदिराणाम द्वारेषु दत्त कर पल्लवलीन देहा लज्जा निगूढ़ वचसो बत भोक्तु कामा भोक्तार मर्ध नयनेन विलोकयन्ति। इसमें कहा यह है कि गांव के जो बच्चे हैं, दरिद्र के जो बच्चे हैं, उनको कुछ दिनों से खाने को नहीं मिल रहा है, वो भटक रहे हैं, भीख भी नहीं मांग रहे हैं, लेकिन वो भटकते हैं और किसी घर के सामने खड़े हो गए हैं। कुछ घरों के सामने ऐसे ही खड़े हो जाते हैं कि शायद मिल जाए, मांगते नहीं हैं। तो वे दरवाजे की सेंध से अंदर झांकते हैं कि क्या है। ये इसमें बिंब बनाया है सुंदर कि पर मंदिराणाम द्वारेषु दत्त कर पल्लव लीन देहा। उस दरवाजे की जो सेंध है उस पर ऐसे हाथ लगा करके उसी के पीछे एकदम छुपे जाते हुए, उसी में दुबक के छुप जाएंगे, इस तरह से उसके भीतर झांकते हैं। तो झांक कर के देखते हैं और लज्जा निगूढ़ वचसो बत भोक्तु कामा, लाज से मुंह से बोल तो नहीं फूटते कि हमें कुछ दे दीजिएगा, लेकिन इच्छा है कि कुछ खाने को मिल जाए। तो भोक्तार मर्द नयनेन विलोकयन्ति, अंदर कोई आदमी खाना खा रहा है, उसको ऐसे मिचमिचाई आँखों से वो देख रहे हैं कि खाना खा रहा है अंदर। ये उनके लिए बहुत आश्चर्य की और देखने की बात हो जाती है कि अंदर कोई आदमी है, वो खाना खा रहा है, उसको ताकते हैं बच्चे। तो ये इस तरह के बच्चों के चित्र हैं और अच्छे चित्र भी हैं, आपको दुखी करने ही वाले चित्र भी नहीं हैं। और ये लेकिन जो पकड़ है ज़िंदगी की कि कैसा जीवन है, तो शीत ऋतु के बहुत सारे वर्णन मिलते हैं इस कविता में। शीत ऋतु चूँकि ज़्यादा दुखदायी हो जाती है गरीबों के लिए, उनके लिए ओढ़ने बिछाने की चीज़ नहीं होती, गर्मी तो फिर भी झेल सकते हैं। उसके बहुत सूक्ष्म चित्र हैं, बड़े करुण मार्मिक भी हैं। जो बटोही घूम रहे हैं हेमंत में, शिशिर में, उनके चित्र हैं।
तो एते दरिद्र शिशवस्तनुजीर्ण कंथाम स्कंधे निधाय मलिनाम पुलका खिलांगा भी मिलता है। एते दरिद्र शिशवः तनुजीर्ण कंथाम स्कंधे निधाय मलिनाम पुलका कुलांगा सूर्य स्फुरत कर करम्बित भित्ति देश लाभाय शीत समये कलिमाचरंती। आप जो इमेज एक शब्द में कैसे बनाई जाती है आप देखिए। गरीब घरों के बच्चे हैं, कपड़े ठीक से पहनने को नहीं है, शिशिर ऋतु है, ठंडी हवा तेज़ चल रही है और जो जीर्ण शीर्ण कथरी है उसको कंधे से ऐसे यूँ समेट करके वे जा रहे हैं। काम करने पर तो जाना होगा और रोए खड़े हुए हैं शीत के कारण के मलिन कथरी को वे ऐसे ओढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलक से आकुल है उनका अंग शरीर। तो रास्ते में किसी घर के दीवार पर, बाहर दीवार पर वो धूप का एक टुकड़ा देखते हैं। तो सूर्य स्फुरत कर करम्बित भित्ति देश लाभाय शीत समये कलिमाचरंती। वो रुक जाते हैं उस भीत के इतने टुकड़े पर, जो भीत पर जो धूप का टुकड़ा पड़ा हुआ है उसमें जाके कौन खड़ा होगा, इसके लिए एक दूसरे को धकेलते हुए वो जा रहे हैं कि मैं पहले खड़ा रहूँगा उसके आगे। ये चित्र है। तो ये आप किस तरह से ये पकड़ते हैं कवि जीवन को। अब चूँकि आपने विषय दिया था कि भारतीय साहित्य में तो प्राकृत में जो गाहा सत्य सही है वो पहली शताब्दी के आसपास का, उसकी गाथाओं की कुछ छाया इन कवियों में आती है और इन कवियों की जो कविताएं हैं उनकी छाया बाद की जो प्राकृत कविता है उन पर आती है। जो वज्जालग 12वीं शताब्दी का है उसमें बहुत सारी ऐसी गाथाएं मिल जाएंगी जिसमें कि योगेश्वर और इनकी कविताओं की छायाएं आपको मिलेंगी। तो मैं जल्दी से कुछ प्राकृत गाथाएं पढ़ दूंगा जो गाहा सतसई की हैं। तो आपको लगेगा कि पूरा भारतीय साहित्य क्या उसमें हो रहा है। आचार्य लोग भी इससे प्रभावित हो रहे हैं, जो महान आचार्य हैं, चाहे आनंदवर्धन हो या भोज हो, वो केवल कालिदास और इन्हीं को उद्धृत नहीं कर रहे हैं, इन कवियों को भी वो नोटिस में लेते हैं और काव्यशास्त्र उन पर बनाते हैं अपना। आनंदवर्धन के बाद लोगों ने बहुत पढ़ लिया। हाँ जी जी, हाँ आनंदवर्धन ने शुरुआत की थी। वो बड़े आचार्य थे, उनकी बड़ी मार्मिक पेनी दृष्टि उनकी थी। उन्होंने तो ध्वनि सिद्धांत ही सारी प्राकृत गाथाओं को के आधार पर ही बनाया कि कविता तो ये है, उत्तम कविता तो ये है, और इसी तरह की गाथाएं उन्होंने फिर उसमें दी हैं। हालांकि ये वाली जो दीन जनों के वर्णन है वो वाली उन्होंने नहीं दी हैं, वो श्रृंगार वाली हैं, वहाँ भी प्रेम और उस तरह का है और गाँव का जीवन भी है। इसमें कहा दुग्गय घरम में घरिणी रखंती आउलत तणम पैणो पुच्छिय दोहद सद्धा उययम चिय दोहलम कहाई। ये मार्मिक गाथा है। दुर्गत की घरवाली अपने पति की आकुलता देखती है और पूछता है कि क्या चाहिए तुम्हें। वो दोहद पूछता है। गर्भवती स्त्री के लिए दोहद का प्रश्न होता है कि क्या लाऊं, गर्भवती है। तो ये परंपराएं हैं। दोहद अमीरों के लिए, अमीरों की पत्नियों के दोहद थोड़ी होते हैं, या सीता का ही दोहद थोड़ी होता है कि फिर से भागीरथी में स्नान करने जाऊं, ये मेरा दोहद है। तो गरीबों की जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनके भी दोहद होते ही हैं। तो ये गरीब की घरवाली है, पति की हालत खस्ता है, वो पूछता है कि क्या करूं, क्या लाऊं तुम्हारे लिए। तो पति की ऐसी व्याकुलता देख करके कुछ करना चाहते हैं तो कहती कि हमें कुछ नहीं चाहिए, पानी ला दीजिए, थोड़ा सा पानी ला दीजिए। तो ये पुच्छिए दोहद सद्धा उयम भी दोहलम कहई। इस तरह की प्राकृत में गाथाएं आती हैं। दुर्गत शब्द ये आता है। और 12वीं शताब्दी में जो मैंने चर्चा की, लक्ष्मण सेन के दरबार में गोवर्धन थे, लक्ष्मण सेन के आश्रित थे गोवर्धन, जिन्होंने आर्य सप्तशती बनाई। आर्य सप्तशती में वो स्वीकार करते हैं कि मैंने प्राकृत की गाथाओं के आधार पर ये आर्याएँ, प्राकृत कविता को मैं, वो कहते हैं कि जैसे यमुना नीचे की तरफ बह रही है, उसको बलराम अपने हल से उठा करके ऊपर ले जाते हैं। वो महान कवि है, वो भी, वो क्या तो बिंब देता है। जैसे बलराम ने हल से यमुना का बदल दिया था, कोर्स बदल दिया था खींच करके, वैसे मैं प्राकृत की कविता को ले जा रहा हूँ संस्कृत में ला करके। वो अपनी सामर्थ्य भी बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो नीचे ही जाएगी, मैं भव्य कविता लिखने वाला। लेकिन गाँव की ज़िंदगी और प्राकृत की गाथाओं में जो ज़िंदगी है उसको लेते हैं। तो द्वारे और मध्यम वर्गीय परिवार के जो संघर्ष हैं उनको लेते हैं। तो द्वारे गुरुवः कोणे शुकः सकाशे शिशु सखे सख्य। एक एक शब्द में कितने बिंब उठाते हैं। द्वारे गुरुवः कोणे शुकः सकाशे शिशु ग्रहे सख्यः काला सह क्षमस्व प्रिय प्रसीद प्रयात महः। इतना ही कहा है।
कोई पति है, अब अंदर की कोठरी में अपनी पत्नी के साथ कुछ हरकत करना चाह रहा है और पत्नी कह रही है, ये पत्नी का कथन है कि बाहर दरवाजे पे गुरुजन मतलब सास ससुर हैं और कोने में जो तोता है वो तोता है, वो भी बक देता है, कुछ भी कहोगे वो दोहरा सकता है। तो दरवाजे बाहर, वो बेचारे बाहर जाके बैठ जाते हैं, इनको कुछ करना हो तो करें, हम बाहर बैठते हैं। फिर भी वो ध्यान रखते, वो कहती दरवाजे पे सास ससुर बैठे हुए हैं, ये तोता है, ये सुनेगा। और सकाशे, मेरी गोद में बच्चा है अभी और सखियाँ भी हैं आसपास, तो काला सह क्षमस्व प्रिय है, समय को न झेल पाने वाले मेरे प्रिय, थोड़ा धीरज रखो। प्रसीद प्रयातमः, दिन ढल रहा है, क्यों इतनी उतावली तुमको है, ऐसा कह रही है इसमें। ये प्राकृत गाथाओं में इस तरह के भाव भी खूब आते हैं और ये भी जीवन है, क्योंकि बहुत छोटी जगह में, छोटी छोटी कुठरियों में रह रहे हैं ये लोग, जो उन्हीं के यहाँ तो ये होगा ना कि वो दरवाजे पर जाके बैठ गए हैं, आप बच्चे भी हैं, ये भी है, वो सब है। और भी है, ये भी गोवर्धन का है, आर्या सप्तशती का। दुर्गत गृहिणी तनये करुणार्द्रा प्रियतमे च रागमयी मुग्धा रताभियोगम न मन्यते न प्रतीक्षिपति। ये दुर्गत शब्द आ गया, तो जिसकी हालत खस्ता है, ऐसे गरीब की जो घरवाली है, वो तनये करुणार्द्रा, जो बेटा है अभी गोद में, उसके प्रति बहुत करुणार्द्र दृष्टि डालती है कि बच्चा गोद में है। और प्रियतमे च रागमयी, और प्रीतम पर राग फिर भी है, राग तो ख़त्म नहीं हुआ जीवन का, बच्चा भी गोद में है, आ गया, बड़ा हो रहा है। और मुग्धा रताभियोगम, भोली भी है वह, तो उसके रथ के अभियोग को, वो जो कुछ उससे हरकत करके चेष्टाएं करना चाह रहा है, न मन्यते, न तो उसको वो सम्मान दे पा रही है कि उसको अलाउ करे, और न प्रतीक्षिपति, उसके हाथ को परे भी नहीं झटक रही है। ये उसकी स्थिति है। ये जो मतलब दाम्पत्य के संबंध बारीकियाँ, मनोवैज्ञानिक बारीकियाँ, ये जो रिलेशंस में आ रहे हैं, आप चाहें तो इसको बहुत आधुनिक व्याख्या करना हो तो कहिए कि परिवार नियोजन की इसमें वकालत की गई है, लेकिन वो कविता उतना ही उसका है। और ये बहुत बढ़िया चित्र है, ये फिर प्राकृत गाथा का है और बहुत सुंदर जीवन के क्षण पकड़ते हैं ये जो कवि हैं, और कई शेड्स हैं उसमें। श्लेष के द्वारा आप चाहें दूसरा अर्थ भी निकालिए। फल ही वा उ पुण्णाह मंगलम लंगले कुणंतीये बहुआये मनोरह गभ्भिणीये हत्था थर थरंती। यह मध्यमा अधीरोड़ा का उदाहरण माना गया, जो काव्यशास्त्र की दृष्टि से व्याख्या करते हैं, लेकिन उसमें जो जिंदगी समेटी है उसने, कि खेत का जो फलक है वो ज़मीन में गाड़ दिया गया है, पुण्याह मंगल, मतलब पहली जुताई की जा रही है। इसका उत्सव थोड़ा सा किया जाता था, पहली बार बारिश होने पर अब बुआई करेंगे, ये पुण्याह मंगल उसको कहा है। आज मंगल का दिन है, बारिश हुई, अब खेत में जुताई आज से करेंगे, तो उसका जो हल की नोक है, फाल है, उसको गाड़ करके आगे बैल से बढ़ा रहे हैं। और उसमें बहू घर की उपस्थित रहती थी, यह कुछ ऐसा अनुष्ठान रहा होगा कि इसको तुम पकड़ो, उसकी नोक को, तो पकड़ती है तो उसके हाथ थर थर काँप रहे हैं। इसमें इतना ही चित्र है और बहुत सारे जो शेड्स उसमें निकाले गए अर्थ के, वो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। उससे क्या अर्थ है, हल्की जो नोक है उसको पकड़ना, उससे हाथ का थर थराना। और मनोरथ गभ्भिणीय शब्द, मनोरथ गर्भित हैं जिसके भीतर, ऐसा कहा है। तो श्रृंगार का भी एक अर्थ इसमें है, संभोग श्रृंगार परक व्याख्या भी इसकी हो सकती है। अभिधा में तो सीधे सीधे खेत का ही चित्र है, पहली बुआई जो हो रही है और उसके हाथ थरथरा रहे हैं कि अभी बुआई हो रही है, तो हो सकता है फसल इस बार हो जाएगी, अच्छी होगी, इसलिए काँप रही है, उसके हाथ काँप रहे हैं इत्यादि। तो हल की पूजा का ये उत्सव, ये जो कहते हैं कि हमारे यहाँ राजा लोग, थाईलैंड में भी हम रहे तो वहाँ बड़ा उत्सव होता था। ये पहली बार हल जब चलता है तो राजा वहाँ थाईलैंड के आते हैं उसमें, और ये हमारे यहाँ भी थी, जनक उत्सव करते हैं तभी तो उनको सीता मिलती है उसमें। और सीता का अर्थ तो वहाँ जो हल चलने से खेत में रेखा बनती है वही सीता है ऋग्वेद में, तो वहाँ से ये शब्द आते हैं। तो ये हाँ बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। हाँ, इसीलिए तो ज्ञानी जनों की आवश्यकता है इस कविता की। तो और भी एक आध श्लोक किससे,
अमरुक इसमें मैं क्यों लूँगा? अमरुक का तो मैंने अनुवाद भी किया है, मेरे बहुत प्रिय कवि हैं, लेकिन वो तो अद्भुत कवि हैं, लेकिन इससे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस कविता से तो उनका ताल्लुक़ है। नागर हैं लेकिन हैं अद्भुत कवि हैं, बहुत बड़े कवि हैं। मतलब संसार के सबसे बड़े प्रेम के कवियों में वो हैं, और स्वकीया की रति के उतने बड़े कवि और कोई नहीं हुए। मतलब जो पत्नी से इतने उतार चढ़ाव दाम्पत्य जीवन के अमरुक की कविता में आते हैं इतनी बारीकी से, वो उनके लिए, लेकिन इसमें नहीं है। वो अमरुक पर सुनना हो तो फिर अलग कवि चर्चा। तो ये एक ही प्राकृत का और पढ़ूंगा मैं। सुह उच्छियायु सुहो मुह पमक मुह पमकज सुरभि पवन निवियम तह पिवई बल कटुअम्पि ओषढ़म जहण निष्ठई। इसमें कहा गया है कि सुख शयन प्रच्छिका आई घर में। यह भी एक परंपरा थी कि ये एक तरह से रिवाज ही था। ऐसे आजकल भी है कि कोई हमारे में मेहमान आया, सो के रात को सोया, उससे पूछते ही हैं कि नींद तो ठीक से आ गई कि इसको संस्कृत में सुख शयन प्रच्छिका कहते हैं। राजेंद्र मिश्र ने तो इस पर पूरी एक कहानी अच्छी लिखी है। तो नींद अच्छी आई या नहीं ऐसा प्रश्न करने का जो रिवाज है उसके लिए एक शब्द है सुख शयन प्रच्छिका। तो सुख शयन प्रच्छिका के लिए जो बिलवेड है, जो प्रिया है, वो आई, सुबह सुबह आ गई कि पूछती चलूँ कि नींद ठीक से आई या नहीं, रात को क्या हाल है। तो सुख शयन प्रच्छिका के लिए वो आ गई प्रिया भोर में ही, और इसलिए आ गई कि बीमार पड़ा था प्रिय जो है। गांव में है, दोनों में रिश्ता है, संबंध है, ये पति पत्नी नहीं है, समझ लीजिए। तो लेकिन प्रेम है और ये बीमार पड़ा है। तो जाते समय उसने कहा कि पूछती चलूँ, वो बीमार था इसलिए वो दवाई लेके आई है सुबह सुबह कि दवाई भी पिला करके जाऊंगी। तो इसमें कहा इतना ही है कि वो सुख शयन प्रच्छिका के लिए आई। उसने पूछा कि नींद आई या नहीं, और कहा कि दवाई पी लो। बहुत ही कड़वी दवाई थी, लेकिन ता पिवई बहल कड़वम्पी ओषढ़म जहण टिट्ठई। वो कहती है कि उसके हाथ से वो पी रहा है, बहुत ही कड़वी औषध है, लेकिन इस तरह से पी रहा है जैसे बहुत ही मीठी चीज़ वो पिला रही है, क्योंकि वो पिला रही है, ऐसा इसमें कहा गया है। अब ये असल में ये बहुत मार्मिक है, तो मेरा लोभ नहीं, ये भी गाह सत्य सही का है। झंझावाओ तिणिय घर विवर पलो टठ सलिल धाराही कुड्डलिही हो ही दी अहम रखई मुद्दा कर अलेही। ये मध्यमाधीर मुग्धा का उदाहरण बताया जाता है कि इसमें कहा यह है कि आंधी चली, झंझावातो चिड़िया, और तिनके उड़े आंधी में, और उसके साथ पानी के छींटे आए तेज़ी से। जो भोली विरहिणी है उसने देहरी पर जो रेखाएं बना रखी थी अवधि गिनने के लिए, वो दौड़ करके उनको ऐसे हाथ करके बचा रही है कि ये न मिट जाएं कहीं, क्योंकि रोज़ दिन गिनने के लिए रेखाएं खींचती। ये वर्णन तो कालिदास में भी आया है, वो तो फूल से गिनती है, देहली दत्त पुष्पई। ये विरहणियाँ ये करती रहती थीं, और कालिदास ने बड़ा लंबा वर्णन किया कि क्या क्या कर रही है, क्या क्या कर रही होगी यक्षिणी मेरा विरह में चित्त बहलाने के लिए। और प्रायण एते रमण विरहेश स्वंगनानाम विनोदा, सब वर्णन करके कहते हैं कि विरहणियाँ और क्या करेंगी, अपना मन बहलाने के लिए यही सब करती हैं। तो कभी दिन गिनने के लिए देहली पर या तो रेखाएँ बनाती हैं, और आज इतना दिन तो एक रेखा और बनाई है। लिखना पढ़ना जानती हैं, यह भी उससे पता चलता है। लेकिन इतनी भोली है कि आंधी चली और छींटे आए तो दौड़ करके यूँ हथेली उसके सामने करके चली जाती है कि मेरी रेखाएं ना कहीं मिट जाएं, तो कल मैं कैसे गिनूंगी। ये उसका मुग्धा नायिका का ये उदाहरण। अब कुछ छोड़ देता हूँ और थोड़ा समेटने का भी प्रयास करूँगा। और हाँ, कुछ मेरे प्रिय श्लोक हैं इसमें, और उनको मैं लेके फिर बाद में जो ये योगेश्वर जैसे उनके स्कूल के, उनके जो प्रस्थान के कवि हैं, उनके श्लोक हैं। ये मुझे अच्छा इसलिए लगता है कि हमने बचपन में, हम गांव में भी कुछ समय रहे, तो ये हमने जीवन देखा है। और ये उस समय की आप कल्पना कीजिए, मैं जब 5 साल का था, समझ लीजिए 70 साल पहले, तो प्रायः माचिस नहीं होती थी घर में हम लोगों के।
बिजली नहीं आई थी तो चिमनी जलाते थे, या मिट्टी का तेल अगर होता था तो लालटेन जलाते थे, नहीं तो ढिबरी उसको कहते हैं। ढिबरी पर बहुत अच्छी कविता मैंने पढ़ी है अभी, किसी महिला कवि की, बहुत बढ़िया कविता है। कोई है जोशना बनर्जी अडवाणी, उनकी ढिबरी पर कविता, उसने गांव में वो ज़िंदगी देखी होगी। जो लालटेन, ये उस समय की है जब लालटेन और चिमनी भी नहीं है। अगर आप लोगों ने लालटेन चिमनी भी देखी है या नहीं, मिट्टी के तेल से जो जलती है, तो पहले व्यवस्थाएं सब होती थी, लैंप पोस्ट, वो सड़कों पर लालटेन से, खंबे पर लालटेन लटका के प्रकाश भी, सब व्यवस्थाएं रहती थी। तो घर में प्रकाश की व्यवस्था, हाँ जी, हाँ वो अच्छी कविता है। तो ये उस समय की कविता ये है कि माचिसें भी घर में प्रायः नहीं है। ये तो मैंने देखा है कि माचिस घर में नहीं है तो क्या करते हैं। और हमने गांव में वो पत्थर से आग जला के बीड़ी सुलगाते देखा गांव के लोगों को। हमारे यहाँ पत्थर से नहीं सुलगाते थे, कि मैंने देखा कि उसमें लपट उठी और उसने बीड़ी सुलगा ली। वो क्या करते थे कि दो पत्थरों के बीच में एक रुई का फाहा रखते थे और उसने रगड़ा, रुई आग पकड़ लेती थी, तो उसने बीड़ी उससे लगाई और उसने बीड़ी सुलगा ली। हम बहुत छोटे थे, वो हमको याद रहा कि पत्थर से ये लोग, वो चकमक पत्थर उसको कहते हैं, उससे लोग सुलगाते थे। वो माचिस जब नहीं है तो उनको कोई कमी नहीं है कि बगैर माचिस के वो बीड़ी नहीं पी सकते हैं। बीड़ी तो पिएंगे और आराम से सुलगा भी लेंगे। और बीड़ी तो आ चुकी है, क्योंकि वो तो धूमपान की तो परंपरा हजारों साल से चली आ रही। बाणभट्ट ने भी परिपीत धूम वर्ती ही लिखा है शूद्रक के लिए, कि उसने अपने उससे क्या कहते हैं उसको, उससे धूमपान किया शूद्रक ने, तो गाँव वाले भी पिएंगे। अब इसमें जो जीवन है वो आप देखिए क्या कह रहा है। जो हमने कभी कभी देखा, हमारे यहाँ क्या होता था कि जो हमारी माँ हैं वो चूल्हा तो लकड़ियों का जलता था, और चूल्हा सुलगाने के बाद उसको भंबूदल से ढक कर के अंगारे रख देती थी, और उन्हीं की राख हटा करके शाम को उनसे चूल्हा सुलगा लेती थी। थोड़ी ख़राब हालत हो जाती थी, बारिश वगैरह में बहुत दिक्कत होती थी, और वो महिलाओं ने कितना झेला है। वो फूंक रही हैं उसमें धुआं, उनकी आंखें ख़राब हो रही हैं। तो मैंने खैर एक कविता संस्कृत में उस पर लिखी है, वो अलग है। तो अब ये उस स्थिति का ये वर्णन है। तो सैकड़ों साल से भारत में जो गांव में, आज से 80 साल पहले तक भी जो रहा होगा, मैंने तो 10-70 साल पहले तक भी देखा ही है, लेकिन वो लोग दीनहीन नहीं हैं, वो मनस्वी लोग हैं फिर भी। और उनमें जो कल्चर है वो ख़त्म हो गई। ये मैंने कहा, मुझे एक बार बुलाया इन्होंने, जो बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स की एक वो थी, और उसमें गांव में जाकर के हम क्या कर सकते हैं। और हम तो आर्किटेक्चर के नहीं, लेकिन उसमें एक सज्जन हमको जानते थे, वो हमारा बड़ा मान देते थे। तो हमको बुलाया कि आप तो हमको जो आपको मन में आए कहिए। तो मैंने कहा क्या बोलूँगा। और ये गांव में जाकर के आर्किटेक्चर के विशेषज्ञ कैसा गांव बना सकते हैं कि उनकी समस्याएं भी सुलझ जाएं। तो मैंने उनको कुछ ऐसी बातें बताई कि ये लोग अपने साधनों से क्या क्या कर लेते थे, जो हमने गांव देखे। वो अब आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये लोग अपने उन साधनों से क्या क्या कर सकते थे। तो हमको लगा कि ये लोग हंसेंगे कि क्या बेवकूफ़ी की बातें कर रहा है। वो हम आर्किटेक्चर के इतने, उसमें वर्ल्ड क्लास के आर्किटेक्ट्स थे, लेकिन उन लोगों ने तारीफ़ की और बहुत आदर दे करके उस कार्रवाई में हमारा की नोट एड्रेस की तरह उसको छापा। और अभी भी कहते हैं कि वो जो आपने बोला था वो हम लोग को याद रहेगा। तो ये जो जीवन है हमारा, वो जो आप स्वराज में बात कर रहे हैं कि स्वदेशी पद्धति से जीवन चल रहा है, बहुत सीमित साधनों में और अपने अभावों के बीच जूझते हुए हम मनस्वी बने रहते हैं। कुल कविता यही ही है। ये जो पूरी कविता है कि इसमें दैन्य, भिक्षावृत्ति इत्यादि ऐसी कुछ नहीं है। राजा से भी कहता है तो ये नहीं कहता है कि अब तो कहीं किसी श्लोक में आ भी गया हो। अदरवाइज वो तो शहर में जाकर के जो राज्यसभा में आश्रित हो गए, उनके मन में ये बात आई होगी कि हमारे एक श्लोक पर 1 लाख दे दें महाराज, ये सब कर दें। ये लोग जो गांव में चले आए हैं उनमें वो वहीं रह रहे हैं। ये उनकी कविता है। तो देवे वर्षत्यशन पचन व्यापृता वन्नी है तो नीध्र प्रांतान अविरल जलान पाणी भी ताड़यित्वा। बहुत झमाझम बारिश हो रही, मूसलाधार। इसमें भी देव शब्द है, पानी बरस रहा ये नहीं कहेंगे, देव बरस रहे हैं खूब। और अशन पचन में व्यापृत हैं महिलाएं। कुछ घरों में ये हालत है कि अब चूल्हा जलाना है, और वन्य है तो आग के लिए क्या करती हैं कि वे बाहर निकल आई हैं फिर आग ढूंढने के लिए। ये कविता यही है कि आग ढूंढती हुई महिलाएं, उनके बारे में कविता है। भोजन बनाना है, अब वो चूँकि इतनी उसमें आर्द्रता हो गई, चूल्हे में भंबूदल नहीं
गर्म रह पाई और वो अंगारे भी एकदम बुझ गए। ये तो होता था फिर कि उन्होंने शाम को भमुदल हटाई, उसमें सब बुझे हुए मिले। क्या करेंगी, फिर पड़ोस में भेजती थी बच्चों को कि जाके देखो उनके अंगारे बचे हैं कि तो इसमें रखवा के ले आओ 2-3 अंगारे। तो ये महिलाएं जो हैं वो बाहर निकली हैं आग ढूंढने के लिए, और पानी बरस रहा है और उसमें आग भी उनको ढूंढना है, पानी न गिरे उसके ऊपर। तो वही है कि एक हाथ से तो वे पानी की बौछार कहीं ना आ जाए उसको हटाती हैं, जो पात्र उसमें एक हाथ में लिए हुए हैं कि उसमें अंगारे लेकर के आना है। और शूरपत छत्र स्थगित शिरसा, उस सूप का ही छाता उस सिर से ढक कर के और उसमें बर्तन लिए हुए कुछ सकोरा वगैरह अंगारे ढूंढने के लिए पड़ोस में गेहात गेहम फलक निचित ही सेतु भी पंख भीता। शूरपत छत्र स्थगित शीर्षा योषिता संचरंती। एक घर से दूसरे घर दरवाजे पर आवाज़ लगा के पूछती हैं कि तुम्हारे घर में अंगारे बचे। और गली में जो गली है उसमें कीचड़ पानी इतना है कि पत्थर या पट्टे लकड़ियों के डाले हुए हैं, उनके सेतु पर पांव रख कर के चलती हुई वो महिलाएं आग ढूंढ रही हैं, वो पूछ रही हैं आग के बारे में। ये उस तरह की कविता है। एक और मैं पढ़ूंगा, इसमें पूरी एक कहानी है। तो इसमें कहा गया है कंथा खंड ममुम प्रयच्छ यदि वा स्वांख्ये ग्रहण अर्भकम। पति और पत्नी का संवाद है और पत्नी कह रही है कि जो कथरी तुमने ओढ़ रखी या तो मुझे दे दो, या ये बच्चा जो है इसको अपने उसमें ले लो, अपने अंक में। कंथा खंड ममुम प्रयच्छ यदि वा स्वांख्ये ग्रहण अर्भकम रिक्तम भूतल नाथ मत्र भवतः पृष्ठे पलालोच्चय। हे नाथ, है मालिक, मैं जहाँ सोई हूँ वहाँ तो उखड़ला जिसको कहते हैं हमारी भाषा में, स्थंडिल कहते हैं संस्कृत में, कुछ भी नहीं बिछा है, खाली ज़मीन पर मैं लेटी हूँ, पर आप पुआल पर सोए हुए हैं स्वामी। और गांव की महिला है, गरीब महिला है, और नाथ कह रही है, थोड़ा व्यंग्य भी हो सकता है, आप आराम से पुआल के उस पर सो गए हैं, मैं बच्चे को गोद में लिए हुए खाली नंगी ज़मीन पर सोई हूँ जहाँ पर कि शीत और नमी हो सकती है, या तो आप बच्चे को ले लीजिए अपने उस कथरी के अंदर, या कथरी मुझे दे दीजिए, ऐसा कहती है वह। अब उत्तरार्ध में क्या कहा है कि दंपत्योर निशि जल्पतो रीतिवच श्रुत्वा सताभ्याम स्वयं क्षिप्त्वा स्वांशुकमेव सभृशम चोरो रुदन निर्गता। कोई चोर जो घुसा हुआ था घर में, वो चोर भी ऐसा ही गया बीता होगा कि ऐसे घर में घुस आया, और आधी रात को उसने वहाँ घरवाली को इस अंधेरे में कहते सुना कि या तो आप कृपा करके बच्चे को समेटिए, आप पुआल पर सो रहे हैं, या वो कथरी मुझे दे दीजिए तो इसको मैं ढक के उससे सुलाऊं, क्योंकि मैं तो ऐसे सो रही हूँ, आप तो पुआल पर सो रहे हैं। कि उस चोर ने सुना तो जो दुशाला वो ओढ़े हुआ था उसको उठा करके उसने उनके ऊपर डाला। वो कहा यह कि बहुत रोता हुआ उस घर से वो चला गया। तो ये श्लोक ये हमारी उस किताब में छपा, इसको राजेंद्र मिश्र जी ने पढ़ा तो उन्होंने कहा भैया, वो भैया ही हमको कहते रहे, अभी भी कहते हैं, क्योंकि हमारी पत्नी को उन्होंने बहन माना, बड़ा उनमें संबंध रहा। तो उनका भैया ये तो इतना दर्द इस मेरे भीतर लग गया इस श्लोक का, मैं इस पर लिखूँगा कुछ। तो उन्होंने पूरा नाटक इस पर लिखा था, चोर का कैसे घुसता है घर में, उसको जैसे वो आप मृच्छकटिक में वो सेंध लगाता है शरीर लग, तो उसके भी संवाद हैं बड़े कि क्या क्या करता है, यज्ञोपवीत से मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, नापूंगा, सांप ने काट लिया तो इसी को बांध लेता हूँ इत्यादि। उसी तरह से चोर घुसता है उस घर में, और तब वो ये सब उन्होंने एक नाटक उसमें से खड़ा किया। वो हिंदी अनुवाद भी उस नाटक का हुआ है, वो उनके संकलन में छपा है। तो आप देखिए जो भारतीय साहित्य में जो जनजीवन की चित्रण की परंपरा है कितनी दूरगामी है, और पुरानी कविताएं ये आधुनिक रचनाकार को प्रेरित कर सकती हैं, नागार्जुन को प्रेरित कर सकती हैं, राजेंद्र मिश्र को प्रेरित कर सकती हैं। अब जो मैंने कहा था कि ये लोग जो जिनके बीच रह कर के कवि लिख रहा है, या कवि ही उनमें तदाकार होकर के वो कवि स्वयं भी उनके बीच है, या कवि उसको भोग रहा है उस जीवन को, ऐसे कवियों की ये कविताएँ हैं। तो ये किस तरह से बात करते हैं, ये बड़ा सुंदर है ये श्लोक, मुझे पसंद आया था। पोता नेतान अपि गृहवती ग्रीष्म मासावसानम यावन निर्वाहयतु भवती येन वा केनचिद् वा पश्चादम्बोधर जलपरिपात मासाद्य तुम्बी कूष्मांडी च प्रभवती तदा भूभुजः के वयम के। ये इसमें कहा यह है कि है घरवाली, गृहिणी कहते हैं भाषा में, शब्दावली वही आदर की, गृहिणी बहुत बड़ा
संबोधन होता है। और जो कालिदास गृहिणी कहते हैं वहाँ अज के मुँह से गृहिणी सचिवा सखी मिता, तो बहुत बड़ा ऑफिस है वो गृहिणी किसी को कहा जाए। पश्चात एवं गृहिणी पद यान्ति एवं गृहिणी पदम युवतयो वामा कुलस्यादय। इतना सब करने के बाद गृहिणी का स्टेटस प्राप्त करती हैं महिलाएं, तो गृहिणी होना आसान नहीं है। तो ये जो गृहिणी कह रहे हैं तो उस बोध के साथ कह रहे हैं। और जो पहले हमने अपने पितामह को देखा कि जब वो घरवाली से बोलते हैं मलकाइन, वहाँ से मलकाइन शब्द आया कि हमको भी लगता है कि मालकिन यही है। मतलब अभी भी मैं, चूँकि मेरे भीतर थोड़ा संस्कार है, तो मैं कई बार ये कहता हूँ कि मालकिन, मैं कार में बिठा के ले जाता हूँ, पीछे बिठाता हूँ और ड्राइवर के साथ आगे बैठता हूँ, कहता हूँ ये मालकिन पीछे बैठी है, और ध्यान रखना। वो मेरे मन में वो आ गया कि हैं वो, मतलब घर की स्वामिनी है तो मालकिन तो वही है, उस भाव से ये लोग कह रहे हैं। तो है गृहवती, मतलब घर तुम्हारा ही है, गृहवती कह रहा है, गृह स्वामिनी तुम ही हो। तो इन बच्चों, पोता नेतान अपनी गृहवती ग्रीष्म मासावसानम, गर्मी के महीने जो 2-1 महीने गुजर जाएं तब तक बच्चों को संभाले रहो। यावन निर्वाहयतु भवती येन वा केनचित् वा, जैसे बने तैसे जो कुछ दाने घर में हैं थोड़े बहुत इनसे इनको संभाले रहो। पश्चात अम्बोधर जल परिपात मासाद्य तुम भी, बाद में जब बारिश होगी तो ये जो कुमड़े की बेल और लौकी की बेल हमने लगा रखी है, इसमें फूल आएंगे, फल जाएंगे, ये तो हम लोग जी लेंगे। तो कहता क्या है कि तुम भी कुष्मांडी जब प्रभवती तदा भूभुजः के वयम के, तब क्या राजे महाराजे और क्या हम, ऐसा वो कहता है। ये शब्दावली है। तो ये लोग गौरवान्वित और गर्वान्वित हैं अपने संघर्षों पर, अपने जीवन पर। ये उन लोगों की कविता, मूलतः उन लोगों की कविताएं ही ये है, उनके द्वारा, उनके कवियों के द्वारा। बच्चे भी सर जो है इतनी बातें हो रही हैं और हमें लग रहा है कि दूर दूर से आए हुए हैं, तो घर जाके इन्हें भी रूम पे जाके खाना बनाना होगा। ये जो है बड़ी बात हो जाती है बारिश के समय में। और भी बारिश का ही समय मैं समाप्त करता हूँ। हाँ, आप पहले कह देते तुम्हें तो मैं समझता हूँ कि मैंने कुछ टूटी बिखरी चर्चा की है इधर उधर से, और बहुत क्रमबद्ध सिलसिलेवार मैंने चर्चा नहीं की, जहाँ से जो समेट सका। बहुत सारे श्लोक तो मुझे प्रिय थे तो मुझे याद रहे, कुछ मैंने नोट कर लिए थे, बहुत ज़्यादा नोट अभी भी हैं। और बेरोजगारी पर बहुत मार्मिक श्लोक हैं। क्षेमेंद्र का पूरा काव्य है सेव्य सेवकोपदेश, तो विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूँ कि क्षेमेंद्र काव्य संग्रह तो छपा हुआ है उसमें। और क्षेमेंद्र अद्भुत कवि हैं, ये अभिनव गुप्त के शिष्य हैं, महान विचारक हैं। औचित्य सिद्धांत जिन्होंने दिया, बहुत पारखी हैं कविता के। उन्होंने ये बेरोजगारी में क्या हालत होती है, नौकरी ढूंढने जो लोग आते हैं वो क्या क्या उनकी, ये सेव्य सेवकोपदेश बहुत बारीकी से उन्होंने सारी चेष्टाओं का वर्णन किया है। इस तरह की ये पूरा काव्य है। लेकिन ये गांव के जीवन के कवि क्षेमेंद्र नहीं है। बाणभट्ट भी इसी तरह के कवि हैं। वो आवारागर्दी खूब करते रहे, उन्होंने खूब घूमे इधर उधर, मटर गश्ती उन्होंने की, महान कुल में पैदा हुए। उनके बहुत मार्मिक श्लोक हैं, लेकिन उनमें इस तरह का बहुत भीतर पेट करके जो दर्द आता है और उसकी जो कविता वो नहीं है। वो बाहर से देखते हुए जो महान कवि गुजरता है, वो जो देखता है, उस तरह की कविताएं बाण की बहुत सारी हैं। प्याऊ पर पानी, प्याऊ वाली पिला रही है तो क्या हो रहा है, क्या आनंद हो रहा है, बहुत बारीक वर्णन किया है। जैसे जैसे धार गिरती है वैसे वैसे वो पी नहीं रहा है, वो अंजुलि से गिरा ज़्यादा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देर उसको देखता रहे, इत्यादि बहुत सारे इस तरह के श्लोक गांव गिराव के बाणभट्ट के मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। और बहुत कुछ छूट गया, छूट जाना चाहिए। आप लोगों ने बहुत धैर्य से सुना, मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ, क्योंकि इतना धैर्य से सुनते नहीं हैं इस तरह की कविता को। और संस्कृत में हमने देखा कि क्या ये त्रिपाठी जी इस तरह की, क्योंकि इसमें बहुत जो मुझे पसंद है श्लोक, वो एक उसको अब मैं आगे नहीं कहूँगा। परिचुंबनाय घटते पामर मिथुनम निशासु चैत्रीषु कवलित पलांडु परिमल संविलदन्योन्य निश्वासम। जो शाम को ब्यारी में प्याज खाया था, उसको उसके बाद वो पामर मिथुन, मतलब दिहाड़ी का मजदूर और उसकी औरत जो मजदूरिन है, ये चैत की रात में खेत में ब्यालू करके और लेटे हुए हैं, एक दूसरे के पास आते हैं। तो कवलित पलांडु परिमल संविलद अन्योन्य निश्वासम, इतना शब्द बनाया कि प्याज खाया है, उसके परिमल से सनी हुई उनकी सांसें एक दूसरे से सम्मिलित हो, एक दूसरे में घुल मिलती जा रही हैं, ये कहा है। तो
इसको सुनाया तो बहुत महान पंडित थे, वो कहने लगे कि क्या प्याज आज की बदबू का आप श्लोक सुना रहे। उसमें परिमल शब्द का प्रयोग है, गंध भी नहीं कह रहा है वो, तो प्याज की जो महक है वो उनके लिए महक बन जाती है, अरोमा उसका। ये कवि हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।